हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? मेरे बच्चों, आज हम लोग अपने सीएमए फाइनल सीएफआर रिवीजन सीरीज के अंदर में जिस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं दैट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अभी हमने इसके पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का आपको रिवीजन कराया है। यूट्यूब पे उसका वीडियो मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं मानूंगा कि आप उसको देखने के बाद ही यहाँ पे इसको देखें, क्योंकि दोनों आपस में लिंक्ड है। तो हमने पढ़ाई भी दोनों को अच्छी तरीके से साथ में किया है, रिवीजन भी हम उसी तरीके से करने वाले हैं। मैंने खास इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते समय इस बात का ध्यान रखा है कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना है और अच्छी तरीके से यहाँ पे वो रिवीजन करें। देखो, हमारे इंस्टीट्यूट ने 2016 एंड 22 दोनों सिलेबस के अंदर में कुछ नए मेथड्स ऐड किए हैं आपका शेयर्स को वैल्यू करने का। उन सारे मेथड्स को आपने रेगुलर क्लास में पढ़ा है और यहाँ पे रिवीजन में भी मैंने क्या किया, उन मेथड्स को कवर किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आपका रिवीजन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। मेरे बच्चे, इसमें हमारे पास जो अप्रोचेज है, अप्रोच आपका जो शेयर्स को वैल्यू करने के हमारे जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं वो तीन आपके हैं। एक इनकम, दूसरा नेट एसेट्स, तीसरा मार्केट अप्रोच। इनकम अप्रोच के अंदर में हमारे पास जो मेथड्स है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड एंड यील्ड बेसिस, जिसको कि हमारा इंस्टीट्यूट अदर मेथड के अंदर में दिखाया है। यील्ड बेसिस में हमारे पास अगेन दो मेथड आपका है, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग या प्रॉफिट मेथड, दूसरा डिविडेंड यील्ड मेथड। इन सबको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। नेट एसेट्स अप्रोच के कई सारे नाम होते हैं, इसके अंदर में कोई दूसरा मेथड नहीं है, तभी लिख दिया हमने ऑल्सो कॉल्ड एसेट बैकिंग मेथड, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, रियल वैल्यू बेसिस या एसेट ब्रेकअप मेथड, कोई भी बोलेगा मीनिंग आपका सेम है। और थर्ड आपका मार्केट अप्रोच, जिसके बारे में हम अलग से आपका देखेंगे क्या निकल के आता है, इसके कोई अलग से नाम नहीं है। पर बच्चे, हम लोगों ने रेगुलर क्लास में जिस तरीके से स्टडी किया हुआ है उसमें हमने पहले इनके बारे में प्रॉपर तरीके से मास्टरी किया है। इसके बाद हमने यील्ड बेसिस को हमने प्रॉपर तरीके से समझा है नंबर 2 के अंदर में। थर्ड में बाकी जो मेथड्स आपका इनकम अप्रोच के अंदर में है हमने उनके बारे में समझा हुआ है। एंड फोर्थ में इसके बारे में। तो हमारा रिवीजन करने का भी सीक्वेंस उसी तरीके से होगा। इवन एग्जाम में जो प्रायोरिटी जो होते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस आने के, वो इन दो मेथड्स के ज्यादा होते हैं, बट किसी भी मेथड का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सारी बातें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। पहले आपका एसेट बैकिंग मेथड यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड आपका। मेरे बच्चे, इसमें आपके एग्जाम में एमसीक्यू के लिए 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए एक तो ये जो नाम जो है ना डिफरेंट, ये भी आपके लिए रिलेवेंट है कि इसको किस किस नाम से पुकारते हैं, है ना। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना होगा, इसके थ्योरी के लिए हो सकता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन आपका इसमें बन जाए एमसीक्यू के रूप में, कि ये जो एसेट बैकिंग मेथड होता है ये मेथड आपका दो बेसिस पे, दो तरीके से हम यहाँ पे शेयर की वैल्यू निकालते हैं। एक होता है ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस और दूसरा होता है ब्रेकअप वैल्यू बेसिस। आपको पता है कि एसेट, नेट एसेट्स मेथड में हम क्या करते हैं जी, कि एसेट्स की आज की वैल्यू हमारी कितनी है, मतलब जो हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स है उनकी आज की वैल्यू कितना है, उसमें से लायबिलिटी को हमें कितना पे करना, उसको माइनस करके हम देखते हैं कि इक्विटी वालों के लिए कितना पैसा बचेगा और फिर उसको नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करके हम इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि सबसे सिंपल मेथड होता है। अब यहाँ पे जो एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में है इनकी आज की वैल्यू कितनी होगी, आज की वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू को जानने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम पता करते हैं ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस या फिर ब्रेकअप वैल्यू। मैं बता दूं पहले, ये दोनों जो मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आपके थ्योरी के लिए रिलेवेंट है, एग्जाम में प्रैक्टिकल में इसका कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं है। देखो, गोइंग कंसर्न बेसिस पे क्या होता है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे क्या होता है कि जब इन एसेट्स की जो वैल्यू लेते हैं ना, कि इन एसेट्स की आज की वैल्यू कितनी है, तो हम देखते हैं कि अगर उन एसेट्स को अपने बिजनेस में हम एज ए गोइंग कंसर्न यानी कि यूज करते करते हम उसे कितना फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे। तो ये सारे एसेट्स फ्यूचर में हमें कितना बेनिफिट देंगे, वो जो फ्यूचर में बेनिफिट देंगे बच्चे, वही हम क्या बोलते हैं, उन एसेट्स की वैल्यू आपका है, उन एसेट्स की वैल्यू आपका है। ये इनको यूज करके हम कितना बेनिफिट आपका फ्यूचर में लेंगे, वो इस एसेट्स की वैल्यू को हम तब मानते हैं जब हम गोइंग कंसर्न बेसिस पे आपका एसेट्स की वैल्यू निकालते हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है कि इन एसेट्स को अगर मैं आज सेल कर देता हूं, बेच देता हूं मार्केट में, तो उस केस में हमें कितना पैसा मिलेगा। ये सेल करके हमें कितना पैसा मिलेगा, ये कौन सी वैल्यू को बोलता है, ये ब्रेकअप वैल्यू बेसिस की बात करता है। दोनों के बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारी बातें, बट हमारा इंस्टीट्यूट सभी को एक ही चीज लेके चलता है, बस थ्योरी के उतना समझेंगे और बाकी आप आएंगे अब यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच में। सर, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है बच्चे कि एसेट बैकिंग मेथड के अंदर में अगर कंपनी गोइंग कंसर्न बेसिस को फॉलो करती है तो जो नेट एसेट होता है यानी कि जो एसेट होता है उसकी वैल्यू
किस तरीके से निकाली जाती है। 4 ऑप्शन होगा, कहां पे टिक मार्क करेंगे, यहां पे ये देखिए, इन द केस ऑफ फॉर्मर, यानी कि इस मेथड में क्या होता है, द यूटिलिटी ऑफ द एसेट्स इज टू बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट द वैल्यू। यूटिलिटी ऑफ द एसेट्स मतलब कि उस एसेट्स को यूज करके उसका बेनिफिट लेके हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं, हम वो वैल्यू मानते हैं। लेकिन ब्रेकअप वाले में यानी कि इन द लेटर केस क्या होता है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स आर टू बी टेकन। उनको हम बेचेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा, हम उसको लेकर एसेट्स की वैल्यू मानते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे एमसीक्यू के लिए ना। अब हम पहले क्या करेंगे, आपका जो नेट एसेट्स मेथड है यानी कि एसेट बैकिंग या इंट्रिंसिक वैल्यू, हम उनका यहां पे स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर मेरे बच्चे हमारे पास क्या होते हैं कि जब हम इस मेथड से हम शेयर की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा काम क्या होता है जी, कि हम कौन से शेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं, इक्विटी शेयर्स का, है ना। इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाली जा रही है। तो इक्विटी शेयर के मेरे बच्चे जब वैल्यू निकाला जाएगा इस मेथड से, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एसेट्स है उनको अगर आज सेल कर दूं तो हमें कितना पैसा मिलेगा। जितने भी एसेट्स का मतलब होता है, चाहे वो एसेट्स आपका टेंजिबल हो, चाहे वो इनटेंजिबल हो, इवन गुडविल ही क्यों ना हो, सारे एसेट्स, जितने भी एसेट्स हमारे पास आज है वो सारे एसेट्स बेचो तो हमें कितना पैसा मिलेगा, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे इनटेंजिबल हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे नॉन ट्रेड हो। क्योंकि यहां पे ट्रेड नॉन ट्रेड नहीं, हमारे पास बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं उन सबको बेचो तो कितना पैसा मिलेगा। वो एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में हो चाहे नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता, अगर आज हमारे पास है तो उन सबको बेच के हमें कितना पैसा मिलेगा, हम पहले वो देखते हैं। और उसमें माइनस करते हैं मेरे बच्चे लायबिलिटीज एट पेबल वैल्यू। सारी लायबिलिटी का मतलब क्या जी, चाहे वो लायबिलिटी बैलेंस शीट में है, चाहे बैलेंस शीट में नहीं है, चाहे वो लायबिलिटी एक्चुअल है, चाहे वो कंटीजेंट है, कोई भी लायबिलिटी, कोई भी कमिटमेंट जो हमें लगता है कि यार हमें पे करना है या पे करना पड़ सकता है, उन सबको हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। बीइंग वेरी कंजर्वेटिव, हम बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं, यार सभी का पेमेंट करना पड़ेगा, तो जितना पेमेंट करना होगा हम उसको माइनस करते हैं। इवन हम यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी माइनस किया जाएगा, उनका कुछ डिविडेंड बकाया है वो भी माइनस किया जाएगा। सर वो प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या ट्रीट करेंगे, मेरे बच्चे यहाँ पे कुछ भी ट्रीट कीजिए, चाहे फाइनेंशियल लायबिलिटी, चाहे आप ट्रीट कीजिए अपना वो क्या बोलते हैं पार्ट ऑफ कैपिटल, बट क्या फर्क पड़ता है, हम इक्विटी शेयर की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं इक्विटी शेयर की वैल्यू। तो जब इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालना होगा तो सब कुछ माइनस किया जाएगा, सबके क्लेम को माइनस किया जाएगा, चाहे प्रेफरेंस शेयर ही क्यों ना हो, सबको माइनस करने के बाद हम अमाउंट निकालते हैं। तो मैंने इन्हीं बातों को आपको समझाने के लिए एक रिवीजन क्वेश्चन 1 रखा हुआ है, जरा आप चेक कीजिए मेरे साथ यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ देखेंगे, आप पढ़ेंगे मेरे साथ। मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ये नोट्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, बट फिर भी आप यहाँ पढ़ें। सन्ड्री फिक्सेड्स कहता है इन्वेस्टमेंट है। सर इन्वेस्टमेंट कौन सा है, ट्रेड या नॉन ट्रेड? मेरे बच्चे कुछ ना बताया तो हमेशा हम क्या मानते हैं, नॉन ट्रेड, आपका कुछ ना बताया तो। लेकिन इस चैप्टर में फर्क पड़ता नहीं है, कोई भी हो, सारे एसेट्स बेच के हमें कितना पैसा मिलेगा, ट्रेड हो नॉन ट्रेड कुछ भी हो। स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है, प्रॉफिट लॉस, ये तो लॉस है, यहाँ पे ये क्या होता है, लॉस आपका होता है ना। हमने पुराने फॉर्मेट में बैलेंस शीट दिया हुआ है, बट एनीवे प्रॉफिट लॉस के डेबिट का मतलब लॉस होता है, और ये कोई एसेट नहीं है, इसको बेचूंगा तो हमें कितना पैसा मिलेगा, नील मिलेगा, इसको कभी कुछ नहीं मिलता हमें। फिर हम क्या करेंगे, इस साइड पढ़िए, आपका लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है, लॉन्ग टर्म लोन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बता रहा आपका, और यहाँ 2 तरीके का मेरे बच्चे इक्विटी है। एक 15,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपीज वाले फुल्ली पेड अप, और एक 20,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपीज वाले 6 पेड अप, 2 तरीके के हैं। अगर इक्विटी शेयर 2 तरीके के होंगे तो हम कैसे क्लेम निकालेंगे वो भी हम सीख रहे हैं, हमने बड़ा अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया हुआ है, ध्यान देंगे आप। अब इन सारे एसेट्स का ना वैल्यू बता रहा है कि जो आपका फिक्स्ड 220 का है उसकी वैल्यू आज आपका 370 है, स्टॉक आपका 1 लाख का, इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में 40 का वो कहता है कि बेचूंगा तो 10,000 मिलेगा, जो डेटर्स आपके 40,000 के हैं उसमें कहता है कि 50% डाउटफुल है, मतलब हमें शायद वो पैसा नहीं मिलेगा। हम लोग बिल्कुल कंजर्वेटिव हो जाते हैं बच्चे, जितना पैसा लगता है कि मिलेगा या पे करना होगा उन सबको हम यहाँ पे लेकर काम करते हैं। ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका 60,000 का बता रहा है, कहता है कि इस पे 9% के हिसाब से अगले 5 ईयर्स का डिविडेंड यहाँ पे बकाया है, और एक कंटीजेंट लायबिलिटी भी और हमारे पास से 20,000 का अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड, मतलब इसको भी हमें पेमेंट करना पड़ सकता है। गुडविल जो मेरे बच्चे बैलेंस शीट में नहीं है उसकी वैल्यू की गई है 50,000 का अमाउंट,
एंड इन क्रिएटर्स को कहता है कि हमें लगता है कि 90% पे सेटलमेंट करना होगा, कहता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए, मतलब नेट एसेट्स वैल्यू से क्या कीजिए, शेयर की वैल्यू निकालिए। अब देखो मैं आपको यहां पे फटाफट रिवीजन कराऊं। आप जानते हैं कि अगर इसमें दो तरीके की इक्विटी के बजाय मेरे बच्चे सिर्फ एक तरीके का इक्विटी होता, सिर्फ एक तरीके का, कोई भी, चाहे वो 15 वाला चाहे 20 वाला, मतलब कि फुली पेड अप चाहे 6 पेड अप, कोई भी एक होता, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सारे एसेट्स बेच दूं तो हमें कितना पैसा मिलेगा, यानी कि हम लेते हैं एसेट्स एट मार्केट वैल्यू। तो हमने हर एक एसेट्स मेरे बच्चे, सन्ड्री फिक्सेड्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक एंड गुडविल, जो गुडविल आपका नीचे बता रहा था, कोई भी बोला ना, कोई भी एसेट्स हो, उन सबको बेचू तो कितना पैसा मिलेगा वो लेंगे हम यहाँ पे। फिर लायबिलिटी को माइनस कीजिए एट पेबल वैल्यू, जिसमें क्रेडिटर्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, कंजेंट हो गया, प्रेफरेंशियल कैपिटल हो गया। प्रेफरेंशियल कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा फाइनेंशियल लायबिलिटी मानते हैं, तो मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी कि लायबिलिटी के अंदर में इसको माइनस करते हुए दिखा रहा हूं, कुछ ना बोले तो। ऐसे चैप्टर में इंपैक्ट नहीं डालता, आप कुछ भी मानेंगे हमेशा इसको क्या करना होगा, माइनस करना ही होगा। तो हमने क्या किया, इन सबका अमाउंट 3,19,000 माइनस किया, तो बैलेंस मेरे बच्चे एसेट्स में से लायबिलिटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स को माइनस करने के बाद 2,51,000 बचा। अगर हमारे पास एक तरीके के ही शेयर्स होते हैं, मान लो सिर्फ ये होता 20,000 आपका इक्विटी शेयर्स, 10 वाले 6 पेड अप, या कोई भी एक होता, तो मैं क्या करता, ये 2,51,000 का जो अमाउंट आपका है उसको नंबर से, चाहे अगर ये है तो ये है तो ये, जो भी आपका होगा उसके नंबर से मैं डिवाइड करता और फिर पर शेयर की वैल्यू निकाल देता। वो शेयर्स फुली पेड अप है, पार्टी पेड अप है, क्या फर्क पड़ता, सबको हमें इक्वली डिवाइड करना है जी, तो उनके नंबर से डिवाइड करके हम काम कर देते हैं यहाँ पे। अगर शेयर्स क्या होता, तो अगर ये एक तरीके के शेयर्स होते तो, लेकिन जब भी शेयर्स दो तीन तरीके के होते हैं, 2-3 तरीके के, तो उस केस में हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना होता है। उस एक स्टेप के अंदर में जो भी शेयर्स हमारे पार्टली पेड अप हैं उनसे हम नोशनल कॉल करते हैं। नोशनल कॉल करने का मतलब कि हम उनसे पैसा नहीं मंगा रहे हैं, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर कंपनी आज बंद हो जाती है और उनसे अगर हम पैसा मंगाते हैं तो फिर कितना पैसा हमारे पास आएगा और कितना आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नोशनल कॉल किया फ्रॉम द पार्टली पेड अप शेयर्स, यानी कि इन 20,000 शेयर से 4 रुपीज और हमने मंगाया तो हमारे पास 80,000 और आ जाएगा। और उस केस में बच्चे जो नेट वर्थ यानी कि वैल्यू अब होगा इक्विटी वालों के लिए कितना हो जाएगा, 3,31,000। अब इस 331 को क्या करते हैं, वी डिवाइड इट बाई पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। पेड अप वैल्यू कितना हो गया, ध्यान दीजिए, ये 150 ये है, ये तो फुली पेड अप है, और ये 10 था मेरे बच्चे 6 पेड अप, लेकिन 4 रुपीज जो यहाँ पे कम था, वो 4 रुपीज हमने ये एज्यूम किया कि हमने पैसा मंगा लिया। अगर हमने पैसा मंगा लिया तो ये भी अब फुली पेड अप हो चुके हैं, पैसा आया नहीं है, बट ये शेयर्स को वैल्यू करते समय हम एज्यूम करते हैं, पढ़ा है आपने ना। तो आपका 20,000 इंटू 10 यानी कि 2 लाख का अमाउंट प्लस 150 350 का अमाउंट हो गया, ये 350 आ गया आपको यहाँ पे पेड अप निकल के आया। मेरे बच्चे अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालते हैं, पर रुपी 1 निकालते हैं, है ना। जब हमने क्या देखा जी कि इस कंपनी के अंदर में जो 3,50,000 था पेड अप, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 331। तो 350 की वैल्यू 331 हो गया, तो 1 रुपया वैल्यू पर रुपी 1 ऑफ इक्विटी शेयर कितना आपका हो गया, पर रुपी 1, ये फुली पेड अप गलत से मैंने लिख दिया है, पर रुपी 1 कितना हो गया, तो 3,31 को 350 से हम डिवाइड करते हैं 0.9457। जब भी फिगर आपका कोई 1 रुपए 2 रुपए में आपका आएगा ना, तो कोशिश करना कि डेसिमल के बाद एटलीस्ट 3 फिगर लेना, एटलीस्ट 3 फिगर, है ना, क्योंकि अगर छोटा फिगर होता है तो डेसिमल जितना आगे जाता है वो और ज्यादा एक्यूरेट आपका होता है। तो 0.9457 मैंने 4 ले लिया, इससे 3 भी आप ले सकते हो। अब जो शेयर फुल्ली पेड अप है यानी कि 10 रुपए वाले, यानी कि ये है ना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 रुपए की वैल्यू को निकालने के बाद अब हम दोनों तरीके के शेयर्स की वैल्यू निकालना शुरू कर रहे हैं, दोनों तरीके के शेयर्स। तो पहले जो 10 रुपीज वाले शेयर्स हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, आपका जो ये 1 रुपए की जो वैल्यू निकल के आया उसको 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 रुपीज की वैल्यू निकल के आ जाएगा। और जो शेयर 6 रुपीज पेड अप है हम उसका क्या करेंगे जी, तो ध्यान रखना कि दोनों के शेयर का फेस वैल्यू क्या है, 10 और 10 आपका। तो आपने क्या करना है कि 10 रुपीज का जो वैल्यू आपने निकाला उसी वैल्यू को आप यहां लिखेंगे और आप इनको कहेंगे कि देखो जी 10 में अभी तक आपने 6 रुपीज पे किया है, 4 रुपीज नहीं पे किया है। सर वो मंगा तो लिया था, अरे बदमाश नोशनल कॉल था, मंगाया नहीं था, सिर्फ वैल्यू को जानने के लिए हमने एज्यूम किया था कि अगर वो आ जाएगा तो फिर कितना होगा, बट अभी आया थोड़ा ही है। तो हमने कहा कि ठीक है जी
₹10 के शेयर की वैल्यू आपका इतना है, ₹4 अभी आपने दिया नहीं है, तो ₹4 छोड़ के बाकी आपके शेयर की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फुली पेड अप का निकाल लेंगे, और फिर आपका दूसरा क्या कि जो पार्टली पेड अप होगा हम उसी से यहाँ पे पार्टली पेड अप का निकालते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस को पढ़ा हुआ है, पूरे लॉजिक के साथ पढ़ा हुआ, किसका क्या रीजन है। लॉजिक बचाने का भी टाइम नहीं है क्योंकि हम रिवीजन क्लास के अंदर में है ना, तो इस बात को आप याद कीजिए। तो ये तो इस तरीके से हम शेयर की वैल्यू निकाल देंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा और आपको वास्ट करने के लिए, थोड़ा सा और टफ करने के लिए हमने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर 2 रखा हुआ है। 2 में हमने क्या किया बच्चे कि यहाँ पे और भी थोड़ा सा वैरायटी मैंने ऐड किया। ध्यान दीजिए अगला वैरायटी क्या है। इसमें कहता है कि 4 लाख आपका इक्विटी शेयर से ₹10 वाले एंड फुली पेड अप। फिर कहता है कि 4 लाख इक्विटी शेयर से ₹10 वाले 7.5 पेड अप आपका। दोनों शेयर की फेस वैल्यू सेम है, ये पूरा फुली पेड अप है, ये 7.5 पेड अप कहता है। ये 4 लाख इक्विटी शेयर है आपका ₹10 वाला, फिर कहता है कि 5 पेड अप आपका है। देखो तीनों के शेयर का फेस वैल्यू क्या निकल के आ रहा है आपका, सेम निकल के आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फुली पेड अप शेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसके हेल्प से हम इन 2 शेयर की वैल्यू को निकालते हैं, है ना। तो ये हो गया, रिजर्व आपका है, प्रोविजन है, क्रेडिटर से डिविडेंड इक्वलेशन आपका है। यहाँ एसेट साइड में पेटेंट्स, लैंड बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स बैंक, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, ये सब नाम ऑफ बैलेंस शीट में नहीं होते, बट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में भी रखा हुआ है इसलिए मैंने रिवीजन में भी और रेगुलर क्लास में भी हमने इस चीज को कवर किया हुआ है। नीचे कहता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में रिवाइज्ड वैल्यू, इसका नोट्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। रिवाइज वैल्यू में पेटेंट एंड कॉपीराइट को कहता है कि 50% पे एस्टिमेट किया गया। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू आपका 60 लाख एंड 52 है। इन्वेस्टमेंट कहता है कि 720 में बिकेगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल इज टू मेंटेन एंड 2%, यानी कि जो डेटर्स है ना बच्चे 32 लाख रुपीज का, इस 32 लाख पे पहले से प्रोविजन कितने का है, 120 का, बट वो नहीं माना जाएगा। 32 लाख पे हम मानते हैं कि 2% ही डाउट है, यानी कि 64,000। तो डेटर्स बेच के हमें कितना पैसा मिलेगा, 32 माइनस ये नहीं करेंगे, 32 माइनस ये करेंगे, है ना। ये आपका जितना भी डाउट रहेगा सिर्फ वही। फिर कहता आगे पढ़ेंगे आप, आपका बैलेंस शीट एज ऑन 30/6/2023 डज नॉट कंटेन प्रोविजन फॉर टैक्स। इसमें कहता है कि एक प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम का भी लायबिलिटी है जो इस बैलेंस शीट में नहीं है। तो ठीक है, हम वो भी क्या करेंगे जी, खर्च मान लेंगे आपका। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर पर शेयर बाय द एसेट बैकिंग मेथड, यानी कि नेट एसेट्स मेथड आपका। सेम काम मेरे बच्चे हमने यहाँ पे किया। अब चेक कीजिए, जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स, उन सबका हमने क्या किया, मार्केट वैल्यू यहां पे लिया। आप जानते हैं कि जब हम एसेट्स का मार्केट वैल्यू लेते हैं और क्वेश्चन में अगर किसी एसेट के बारे में ना बताया कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है तो उतना ही मानते हैं जितना बुक में आपका है, ना बताया तो, और बताया तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमने सबका क्या क्या यहाँ पे आपका निकाला मार्केट वैल्यू। इसके बाद मेरे बच्चे हम लोगों ने क्या किया, लायबिलिटीज माइनस करना शुरू किया। तो क्रेडिटर्स टैक्स प्रोविजन, 2 लायबिलिटी, दो ही क्यों क्रेडिटर्स हमारे पास, ये देखिए डिविडेंड इक्वलेशन फंड, ये तो रिजर्व होता है, ये इक्विटी वालों का पैसा होता है। जो इक्विटी वालों का पैसा वो नहीं माइनस किया जाएगा क्योंकि उनको तो मिलना है, उसको छोड़ के बाकी माइनस करते हैं। तो क्रेडिटर्स माइनस किया, ठीक है। प्रोविजन ये नहीं लेंगे हम, डेटर्स में से प्रोविजन जो नया बताया उसको माइनस करके हमने दिखा दिया रियलाइज्ड। अगर नीचे में प्रोविजन आपका ये 2% ना बोलता तो हम क्या करते जी, डेटर्स बेच के हमें कितना पैसा मिलता, तो हम मानते हैं कि ये 32 लाख माइनस आपका 120, लेकिन उसने जो नया बता दिया उसके हिसाब से हमने वहां पे ले लिया है। तो लायबिलिटी में एक क्रेडिटर्स हो गया और एक क्या हो गया, बस एक क्रेडिटर हो गया, और नीचे में एक हमें क्या दिख रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स आपका जो 3 लाख रुपीज का बोल रहा है, दूसरी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, नेट एसेट्स निकल के आ गया। क्योंकि शेयर्स मेरे बच्चे यहाँ पे 3 टाइप्स है, तो हम क्या करेंगे, जब भी 3 तरीके के, 4 तरीके के, 2 तरीके के होंगे, तो जो पार्टली पेड अप वाले होंगे ना, हम उनसे नोशनल कॉल करा लेते हैं। तो हमने क्या किया, 2 लोगों से, ये देखिए आप यहां से, इनका 7.5 पेड अप था आउट ऑफ 10, तो 2.5, और इनका कितना जी 5। तो उसके हिसाब से क्या किया, हमने नोशनल कॉल किया। हमारे पास टोटल वैल्यू आ गया 1,91,56,000 का अमाउंट फॉर किसके लिए जी, इक्विटी वालों के लिए। हमने इसको बोल दिया एसेट बैकिंग वैल्यू, मतलब इसकी जो वैल्यू एसेट बैक कर रहा है इक्विटी शेयर्स को, यानी कि नेट एसेट्स आपका। मैं तरह तरह के नाम लिखता हूं ताकि आपको कभी एग्जाम में दिक्कत ना हो, हर एक नाम का मीनिंग सेम होता है। फिर हम लोगों ने क्या किया बच्चे, यहां पर निकाला वैल्यू पर ₹1 पेड अप।
ऑफ इक्विटी शेयर, 1 रुपए की वैल्यू निकाला। कैसे निकालेंगे? जो वैल्यू यहां पे निकल के आया उसको हम क्या करेंगे जी, अब पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो कि उसके फेस वैल्यू के बराबर अब होगा, क्योंकि सारे शेयर्स को हम फुली पेड अप कर चुके हैं। तो हमने क्या किया, 120 से डिवाइड किया। 120 क्यों? 4 लाख कितने हो गए? 12 लाख, एंड 12 लाख इंटू आपका 10 कितना हो जाएगा? 120। तो वही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 120 से डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि इस कंपनी के अंदर मेरे बच्चे, इस कंपनी के अंदर जो आपका 1 रुपी ऑफ फेस वैल्यू था, 1 रुपी ऑफ पेड, जो 1 रुपया हमने पे किया था कंपनी में, दैट हैज बिकम इक्वल टू 1 रुपीज 59 पैसे के बराबर आपका। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद आपने सर 3 क्यों लिया? आप 4 फिगर भी ले सकते थे, बट मैंने कहा कि जब भी छोटा फिगर होता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, तो कोशिश करना कि एग्जाम में हमेशा डेसिमल के बाद 3 फिगर्स लेना किसी भी चैप्टर के अंदर में, कम से कम 4 लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, फुली पेड अप शेयर की वैल्यू निकाला, यानी कि इसको हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। जो 7.5 पेड अप है उसका हमने निकाला, ये आपका 10 रुपीज का वैल्यू। अभी इससे हमें 2.5 रुपए नहीं आया, 2.5, तो उसको माइनस करके बाकी आ गया, एंड सोन इसका आपका निकल के आ गया। ये भी हमने आपको बता दिया है ना। हम लोग रिवीजन क्लास में फटाफट आपके दिमाग में सारी बातें रिकॉल होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई डाउट आपके दिमाग में बैठता है, बट अगर इनकेस कोई डाउट बचेगा तो कोई बात नहीं, आप हमें बता देंगे, मैं क्या करूंगा, उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर मेरे पेड स्टूडेंट्स है तो डाउट सेशन टाइम पे, और अदरवाइज कोई दूसरा बच्चा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं किसी और से, तो इस वीडियो के कमेंट में अपने डाउट को बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया आपको यहाँ पे ना। एक चीज और मैं बता दूं बच्चे, एक चीज और, आपके इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में यहां भी बदमाशी की है, यहां भी बदमाशी। उन्होंने अपने स्टडी मेट में 90% क्वेश्चन तो इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं जिस तरीके से हमने यहां पे आपको कराया, इसी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर में, 1 या 2 क्वेश्चन, आई थिंक एक क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है कि अब देखो वो करते हैं कि 10 रुपीज की वैल्यू निकालना है तो इसको क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर किसी का 7.5 पेड अप है तो कहते हैं कि इसी को 7.5 पेड अप से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि गलत है। वो भगवान उनको बुद्धि देगी, बाद में वो सुधार लेंगे, लेकिन आपको यही काम करना है। उन्होंने 90% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया है, बट एक क्वेश्चन में उन्होंने बदमाशी कर दी है। पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को, समझ में नहीं आता, बट एनीवे कोई बात नहीं। आप उतना नहीं, अभी आपका एग्जाम है, आपको बिल्कुल फोकस करना होगा, जो चीज मैं बता रहा हूं आपको, इसमें कोई डाउट नहीं सर। इसके बाद मेरे बच्चे, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो क्लास में, रेगुलर क्लास में क्वेश्चन किया उसको जरूर 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 आप रिवाइज कर जाएंगे। आइए, इसके बाद आपका अगला मेथड क्या होता है, यील्ड मेथड। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, जो मेथड्स के नाम यहां पे दिखे थे मेरे बच्चे, उसके अंदर में हम लोगों ने यहां पे पहले इस मेथड को कवर कर लिया, हमने ये मेथड रिवाइज कर लिया। अब हम लोग आपका इनकम अप्रोच के अंदर में हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स हैं, उन डिफरेंट मेथड्स में हम पहले क्या करेंगे, यील्ड मेथड को, यानी कि इसको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में ज्यादा चांसेस जो इस चैप्टर से आने के होते हैं, ऐसे कोई भी आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा और इससे ज्यादा आपके चांसेस होते हैं आने के लिए, है ना, क्योंकि ये नए मेथड सभी ऐड किए गए हैं, तो हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन बन जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। आइए यहाँ पे आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग, अर्निंग को कैपिटलाइज करने की बात करता है। तो इसमें 2 मेथड आपके होते हैं, कौन कौन से जी, सॉरी, यील्ड में 2 मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग, या प्रॉफिट कह देगा, या डिविडेंड यील्ड आपका। तो आइए एक बार इसका भी हम रिवीजन कर लें। ये देखिए आप यहाँ पे, यील्ड बेसिस के अंदर मेरे बच्चे यहाँ पे कहता है कि 2 मेथड कवर होते हैं। एक तो प्रॉफिट बेसिस, यानी कि वही कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट आपका, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कह देगा, या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अर्निंग, दोनों का मीनिंग आपका सेम होता है, अर्निंग को ही प्रॉफिट कहते हैं, या डिविडेंड बेसिस आपका। पहले हम रिविजन करते हैं आपका पहले वाले का, अंडर प्रॉफिट बेसिस। यानी कि यील्ड बेसिस के अंदर में अगर प्रॉफिट बेसिस, यानी कि इसके बेसिस के ऊपर में कहता है, तो हम क्या काम करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड, आपका कुछ भी बोल सकता है, सबका मीनिंग सेम होता है। कहते हैं कि इस मेथड में पहले प्रॉफिट शुड बी एज सर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एवरेज प्रॉफिट। मतलब कि पिछले 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल से जो आप काम करते आ रहे हैं, उसके बेसिस पे मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे प्रॉफिट को एज सर्टेन करेंगे, है ना। प्रॉफिट की जो क्या आप कमा रहे हो, ये ध्यान रखेंगे, ये कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट हमेशा आपका होना चाहिए जो इक्विटी वालों के लिए अवेलेबल है,
क्योंकि हम यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को वैल्यू करने की बात कर रहे हैं। तो इक्विटी को कितना पैसा अवेलेबल है हम उसको यहाँ पे लेते हैं, और उसके बाद ये जो इक्विटी वालों के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है हम उसको क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज कैसे करेंगे, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको कितने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका। तो इस अमाउंट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके रिवर्स करके हम उसको कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके हम इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये कैसे काम करेगा, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 से आपको यहां पर रिवाइज कराया है, चेक कीजिए। इस मेथड के अंदर में हम क्या करते हैं कि जैसे कहता है कि 5000 इक्विटी शेयर से 50 वाले फुल्ली पेड अप, ये हमारा 250 का अमाउंट बता रहा है। जनरल रिजर्व कहता है कि 150 का है। एक्सटर्नल डेब्ट यानी कि लायबिलिटी आपका इतना है, एंड टोटल टेंजिबल एसेट्स यानी कि ये जो लायबिलिटी प्लस कैपिटल है दैट इज इक्वल टू आपका एसेट्स, ये दोनों बराबर आपका दिख रहे होंगे, ठीक है ना। कहता है कि नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेस टैक्स, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहता है कि वो कितना है जी 50,000 आपका है ना। तो प्रॉफिट जो है आपका आफ्टर टैक्स कितना 50,000। एस्टिमेटेड रेट ऑफ फॉर कैपिटलाइजेशन वो 10। एस्टिमेटेड रेट फॉर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या, वो नॉर्मल रेट जो इंडस्ट्री में रेट चल रहा है आपका कितना चल रहा है 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड, या फिर अर्निंग कैपेसिटी, कुछ भी बोल सकता है। तो मेरे बच्चे हम लोग उस केस में क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ये 50,000 जो आप कमा रहे हो ऑन एन एवरेज, इसको कमाने के लिए हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो 10% अगर रेट चल रहा है तो आप क्या करते हो 10 × 100 रिवर्स ऑफ आपका रेट, यानी कि 5 लाख रुपीज। 5 लाख का मतलब कि इस कंपनी में ये ध्यान रखना, ये हमेशा प्रॉफिट किसका होना चाहिए, इक्विटी वालों का। यानी कि यहां भी हम क्या करेंगे जी, कोई प्रेफरेंस शेयर्स है उसका डिविडेंड अगर अभी माइनस नहीं हो तो हम उसको माइनस कर देंगे। हम इक्विटी वालों के लिए कितना पैसा बचता है वो निकालते हैं और उसको कैपिटलाइज करते हैं 5 लाख। इसका मतलब मेरे बच्चे, इस कंपनी में जो हम लोगों ने 2,50,000 इन्वेस्ट किया था ना, 250, वो कितना हो चुका है, 5 लाख हो चुका है। जो कंपनी में 250 हमने इस कंपनी को एज शेयर कैपिटल पैसा इन्वेस्ट किया था, दैट हैज बिकम इक्वल टू कितना 5 लाख रुपीज। तो आइए अब निकालना शुरू कीजिए। मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर जब निकालते हैं 50 रुपीज वाला है ना, 50 रुपीज वाला, 50 कहां सर, 50 का है ना एक शेयर 50 रुपीज का, इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, तो हम लोग कहेंगे कि देखो जी 2,50,000 का जो अमाउंट था इस कंपनी में जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो कितने के बराबर हो चुका, 5 लाख के बराबर। तो एक शेयर जो 50 रुपीज का वो किसके बराबर आपका हो चुका है, 100 रुपीज का। तो 100 रुपीज क्या हो गया, आपके शेयर की वैल्यू आ गई बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड। याद रहेगी बात आपको, ये सर देखो ये अमाउंट, ये जो आपका 100 रुपीज है, इसको निकालने का एक और भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। वो तरीका क्या है कि 50,000 जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अर्निंग हुआ, यानी कि हमारी जो कंपनी वो इसके बराबर काम कर रही है, मतलब जो वैल्यू टोटल निकल के आया कंपनी के इक्विटी शेयर्स का, इसको क्या करो आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो। अगर 5 लाख को आप 5,000 से डिवाइड करोगे तो भी हमारा क्या निकल के आएगा, 100 रुपीज ही निकल के आएगा। तो दोनों ही तरीके से आपका सेम आएगा, लेकिन मैंने क्लास में आपको बताया है कि आप क्या करना कि आप हमेशा इस मेथड को अप्लाई करना, क्योंकि अगर शेयर्स पार्टली पेड अप वाले हैं तो उस केस में आपको क्या होगा, यही मेथड आपको हेल्प करेगा, है ना। तो मैं इसको काट देता हूं, आप इसको दिमाग से हटा देंगे। एक तरीके का शेयर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आपका बेस्ट होता है हमेशा हम इस तरीके को फॉलो करें। यानी कि पहले हम क्या करेंगे जी, कैपिटलाइज वैल्यू फॉर्म निकालेंगे, फॉर्म यानी कि कंपनी की कैपिटलाइज वैल्यू, यानी कि हमारा कंपनी जो कितने कैपिटल के बराबर काम कर रहा है वो कैसे निकालेंगे, अर्निंग फॉर इक्विटी निकालिए और उसको कैपिटलाइज करके निकाल दो। फिर कहना कि देखो जी इस कंपनी में जो टोटल पेड अप है, यहां पे कोई नोशनल कॉल नहीं होता। नोशनल कॉल का कॉन्सेप्ट कौन से मेथड में, सिर्फ आपका इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में, और किसी मेथड में नहीं है। यहां पे फैक्ट जो आज हम उसके बेसिस पे काम करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो 2,50,000 का जो अमाउंट है, ये 255 लाख हो चुका है। तो इस कंपनी में जो 50 रुपीज वो कितने के बराबर हो चुका है, 100 रुपीज का। ये आपको करना है, हमने लिख दिया अप्लाइड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी कि ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप इसी तरीके को अप्लाई कीजिए। पर बच्चे ये हमारा कौन सा मेथड था आपका, अर्निंग कैपेसिटी मेथड आपका। फोर्थ हमारा क्या होता है आपका, अंडर डिविडेंड बेसिस, यानी कि डिविडेंड यील्ड मेथड। इस डिविडेंड यील्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं बताएं, ये देखिए आपको यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन रख लिया है डिविडेंड यील्ड मेथड से आपको समझाने के लिए। डिविडेंड यील्ड में क्या होगा, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे, कहीं बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो, कि सर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर में 2 तरीके के शेयर्स होते हैं। मैं दे देता हूं आपको, मैं दे देता हूं कि मान लो इस क्वेश्चन में सर 2 तरीके के शेयर्स होते हैं। एक शेयर्स और मैं दे देता हूं,
ऐसे ही ये क्वेश्चन हो चुका है बट समझाने के लिए कि मान लो यहां कहता है कि आपने लिखना 2000 और भी इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ रुपीज मान लो 50 और कहता है कि आपका 20 पेड। तो सर इनकी वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, इनकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चे आपने क्या किया पता, ये 5 लाख क्या है आपका, ये निकल के आया कि इस कंपनी में जितना भी अमाउंट है, मतलब कि अगर ऐसा होता इन केस तो आपका 2000 इंटू 20 कितना आपका हो गया 40,000। यहाँ पे 40,000 का और अमाउंट आपका निकल के आता अगर होता तो आप मुझे बताओ पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो चुका टोटल इस कंपनी में 2,90,000 का अमाउंट 290। फिर पता आप क्या बोलते हैं, फिर आप कहते हैं कि इस कंपनी में 5 लाख, इसको हटा रहा हूं, 5 लाख रुपीज की वैल्यू हो चुकी है कितने की 290 की। तो मैं क्या करता 290 से डिवाइड करके और आपका यहां पे निकाल लेता आपका 1 रुपए की वैल्यू 290 5 लाख हो गया तो 1 रुपए की वैल्यू। और अगर 50 का निकालना तो मैं क्या करता 50 की वैल्यू निकालता। फिर उसके बाद नीचे करता मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 और कितना 20 पेड, और उसमें क्या करता जी यही चीज लिखता 5 लाख रुपीज का अमाउंट डिवाइड बाय 290 और इंटू क्या करता 20 से, मतलब जितने रुपए की वैल्यू को निकालना उस वैल्यू को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे नोशनल कॉल की बात नहीं होती, नोशनल कॉल सिर्फ और सिर्फ कहां पे होता है नेट एसेट्स मेथड के अंदर में। यहाँ पे जो एक्चुअल हम उसी के बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है ना। मान लो एक शेयर होता कि 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड फुली पेड अप, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना अमाउंट होता जी उसको भी हम इसमें ऐड करके इससे डिवाइड करके हम निकालते टोटल आपका कितना हो गया, और आपका पेड अप का 50 का तो 50, 20 का तो 20 और मान लो उसका 10 तो 10 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकालते। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए क्लास में, फटाफट रिवीजन कीजिए, दिमाग में रिकॉल कीजिए। और बेस्ट चीज आपको क्या करना है इसके बाद कि क्लास में जितने सारे क्वेश्चन आपने सोल्व किए एक बार उसका पेज जरूर पलट लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए अब यहाँ पे 4th क्वेश्चन पे आते हैं जहां पे डिविडेंड यील्ड मेथड से आपका रिवीजन कराएंगे। बैलेंस शीट कहता है कि सीओसी का 31/2023 को इज गिवन बिलो। इसमें एसेट्स है मेरे बच्चे 50 लाख का, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, लायबिलिटी आपका है, ये 50-50 बराबर हो गया। कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, ध्यान रखना इसने कह दिया है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड है, मतलब कि टैक्स भी कोई माइनस नहीं हुआ है, कोई डिविडेंड भी माइनस नहीं हुआ। एग्जामिनर को हमेशा यहां पे बताना चाहिए इस मेथड के अंदर में कि भैया आपका प्रॉफिट जो है वो टैक्स एंड डिविडेंड मतलब क्या उसमें क्या क्या है प्लस माइनस हो चुका है। तो कहता है कि आपका बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड है ना, वो कितना बता रहा है 20 लाख का अमाउंट। टैक्स रेट कहता है कि 30% है। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू ट्रांसफर 5 लाख रुपीज पर ईयर टू जनरल रिजर्व, रिजर्व में हर एक साल ट्रांसफर करते हैं। डिविडेंड यील्ड मेथड की बात करते हैं बच्चे, डिविडेंड यानी कि फाइनली डिविडेंड हम कितना पे कर रहे हैं इक्विटी वालों को, उसके बेसिस हम शेयर की वैल्यू निकालते हैं। कहता है यहां पे कहता है कि शेयर्स ऑफ अदर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री आर कोटेड एट 10% प्रीमियम एट 15% रेट ऑफ डिविडेंड। यानी कि इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनियां हैं, हमारे इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनियां हैं, अगर वो 15% रेट ऑफ डिविडेंड पे कर रहे हैं तो उनका शेयर मार्केट में जो कोट किया गया है वो क्या जी 10% प्रीमियम पे। तो जो शेयर कोड किया गया है 10% प्रीमियम पे, उस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है। देखो यहां पे इंडस्ट्री में जो शेयर है उनका फेस वैल्यू नहीं बता रहा है, तो फिर हमारा जो है ना वही हम मान लेंगे कितना जी 100 रुपीज का। यानी कि इंडस्ट्री में जो बाकी लोग हैं अगर वो 15% रेट ऑफ डिविडेंड पे कर रहे हैं तो उनका शेयर मार्केट में कितना कोट किया गया है 100 + 10 110 रुपीज में, उनका इतने की वैल्यू बताया जा रही है। तो हम देखेंगे कि अगर हम जो डिविडेंड पे कर रहे हैं, हमारा जो रेट ऑफ डिविडेंड है, तो हमारा शेयर कितने में कोट होगा। तो यहां पे क्या होता है, मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको बताया है। एग्जाम में आपको क्या करना चाहिए, पहले टारगेट फिक्स करो। टारगेट में क्या जी, एक तो आपका परसेंटेज ऑफ डिविडेंड और दूसरा वैल्यू कितना मार्केट में ट्रेंड हो रहा है। एक इंडस्ट्री में जो बाकी लोग हैं उनका, और फिर हमारी कंपनी का मतलब कि हमारा कौन है जी, हमारे कंपनी का नाम क्या है सीओसी। तो आपको इंडस्ट्री से कंपेयर करना होता है यहां पे किसको, सीओसी को। तो इंडस्ट्री का तो पता चल गया, इंडस्ट्री में रेट कितना चल रहा है 15%। तो 15% अगर रेट है तो उनका शेयर कितने में कोट है 110 में, है ना। 100 + 10 110 आपका जो हमारी वैल्यू होगी हम उसी पे क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे।
हमारे कंपनी में जो आपका वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो सीओसी का रेट ऑफ डिविडेंड यहां पे कितना है ये पता कर लीजिए, तो मैं उनका शेयर का मार्केट वैल्यू कितना वो निकल के आ जाएगा। इसको पता करने के लिए इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, हम उसी से प्रोसीड करेंगे। हमने कहा कि भैया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप बता रहे हो, कितना अमाउंट बता रहे हो यहाँ पे जी, ये कह रहे हो 20 लाख का अमाउंट, तो आपका यहाँ पे क्या है जी 20 लाख रुपीज का अमाउंट हो गया। इसमें से टैक्स आपका 30% के हिसाब से, 30% कहता है कि टैक्स आपको पे करना है, टैक्स से 30%, तो 6 लाख रुपीज माइनस किया, 14 लाख आ गया। फिर ये कहता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड है, यानी कि कोई डिविडेंड भी माइनस नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स को माइनस करेंगे 120 का अमाउंट, और इसके साथ साथ जो रिजर्व में मेरे बच्चे 5 लाख रुपीज आपका ट्रांसफर हो रहा है, उस 5 लाख को भी हम माइनस करेंगे, क्योंकि फाइनली हमें यहां पे पता करना होता है कि इक्विटी वालों को डिविडेंड कितना दिया जाएगा। डिविडेंड ऊपर वाले मेथड में इस मेथड में फर्क है, जो आपका अर्निंग वाला था वहां था जी कि इक्विटी के लिए कितना पैसा बच गया उसके बेसिस पे, तो हम वहां पे रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर हुआ हम उसको माइनस नहीं करते थे, बट यहाँ पे डिविडेंड कितना पैसा मिलेगा इक्विटी वालों को, इसके लिए क्या करेंगे, सब कुछ माइनस करके निकालेंगे कि कितना पैसा एज डिविडेंड हम इक्विटी वालों को देने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे जी, इसको रेट में कन्वर्ट करेंगे कि ये कंपनी 7,80,000 का डिविडेंड पे कर रही है ऑन कितने रुपए के पेड अप शेयर कैपिटल पे, कितना पेड अप पे, 5 लाख पे, तो 5 लाख पे कितना जी आपका 780, तो आपका परसेंटेज कितना आ गया, ये आ गया आपका यहाँ पे 156%, 156%। बस अब निकाल लो अपने शेयर की वैल्यू। ये देखिए हम कैसे निकालते हैं, कहते हैं कि इंडस्ट्री में अगर रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इन इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री में यानी कि जो बाकी लोग हैं मार्केट में, अगर वो 15% पे कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इन इंडस्ट्री कितने पे ट्रेड हो रहा है, इंडस्ट्री कितने पे ट्रेड हो रहा है आपका 110 पे। तो हमारी कंपनी में यानी कि डिविडेंड अगर जो पे कर रही है सीओसी, डिविडेंड इन सीओसी अगर आपका 156% होगा, तो फिर हमारा शेयर कितने पे ट्रेड किया जाएगा वो आप निकाल लेंगे, 1154। ये डिविडेंड मेथड, दो मेथड में अर्निंग कैपेसिटी क्या करता है जी, सब कुछ पे करने के बाद इक्विटी वालों के लिए कितना पैसा बचता है हम उसके बेसिस पे निकालते हैं, और यहां पे क्या करते हैं जी कि जो इक्विटी वालों के लिए बचा वो नहीं, इक्विटी वालों का डिविडेंड पे करने के बाद, माफ कीजिए, इवन रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर है वो भी करने के बाद डिविडेंड कितना इक्विटी वालों को पे किया जा रहा है हम उनके बेसिस पे यहां पे निकालते हैं। मुझे पता था कि आप यहां पे थोड़ा और कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ी और क्लियरिटी चाहोगे, ऐसे क्लास में तो जबरदस्त क्लियरिटी आपने किया हुआ है, लेकिन और क्लियरिटी के लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है जहां दोनों को हम एक साथ देखेंगे। बट उसके पहले यहां पे इस बात को समझना होगा, जैसे 4th क्वेश्चन में क्या था बच्चे, यहां देखिए आप, यहां पे 4th क्वेश्चन के अंदर में हमने क्या बोला कि इंडस्ट्री में अगर डिविडेंड का रेट 15% है इंडस्ट्री में, तो उनका शेयर कितने में ट्रेड हो रहा है, कितने में मतलब बिक रहा है, तो 10% प्रीमियम पे। ये 10% हमेशा हम किस पे चेक करेंगे कि आपके कंपनी का जो पेड अप वैल्यू है, फेस वैल्यू नहीं, पेड अप, कितना इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। अरे जितना पैसा इस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है वो पैसा कितने के बराबर हो चुका, वही चेक कर रहे हैं ना। नोशनल कॉल का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू में है और कहीं पे नहीं, तो बाकी सभी मेथड में एक्चुअली हमने उस कंपनी में कितना पैसा भी इन्वेस्ट किया हम उसी की वैल्यू निकालते हैं। यहां तो क्वेश्चन में कुछ ना बताया, तो 100 का वैल्यू है, तो कंपनी में हमने पूरे 100 रुपीज लगाए थे। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया और मैंने आपको बताया एज्यूम इन प्रीवियस क्वेश्चन कि फेस वैल्यू कहता है कि इक्विटी का तो आपका 100 है, लेकिन उस कंपनी में जो पेड अप है, जो हमने अभी तक पैसा पे किया वो सिर्फ 80 रुपीज आपका है। तो जितना पैसा उस कंपनी में एक्चुअली हम लोगों ने पे किया हम उसकी वैल्यू को निकालते हैं। यानी कि अब हम देखेंगे क्या जी कि इंडस्ट्री में अगर मान लो 15% रेट ऑफ डिविडेंड है, तो इस कंपनी में जो हमने 80 रुपीज पे किया वो 80 इंडस्ट्री में कितने में बिक रहा है, 10% प्रीमियम पे। जो 80 रुपीज हमने इस कंपनी में दिया है, अगर इस कंपनी के बजाय इंडस्ट्री में हम लगाते हैं तो कितने में वो ट्रेड होता है, 88 में ट्रेड होता है, तो इंडस्ट्री में आपका 88 होता है। तो हमारे कंपनी का जो डिविडेंड का रेट है वो पता कीजिए, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और हमारे कंपनी में डिविडेंड का रेट क्या निकल के आया था, वो तो सेम ही है। कितना निकल के आया था आपका यहाँ पे डिविडेंड का रेट, कहां चला गया, ये मान लो जैसे 156 है, ये है ना डिविडेंड का रेट आपका 156। तो जो भी होता मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अब यहाँ पे अगर 156 आपका है, अगर ये यहाँ पे रेट क्या है जी हमारा 156, तो अब हमारा शेयर कितने में ट्रेड किया जाएगा। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आंसर बताइए। हमने कहा कि भैया कंपनी का जो इंडस्ट्री में आपका
वैल्यू ट्रेड हो रहा है कितना जी 88 रुपीज पे, जब रेट कितना चल रहा है 15। अगर हम लोग यहाँ पे 156 का रेट दे तो हमारा शेयर कितने में ट्रेड होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चंस कई सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हैं, आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करा रहा हूं। मैंने एक नोट यहाँ पे दे भी दिया, इन एग्जाम प्रॉफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर मान लो कभी क्वेश्चन में क्या करे कि 1 साल, यहां तो क्वेश्चन में आपको 1 साल का प्रॉफिट बताया, यहां पे क्वेश्चन में क्या किया कि आपको 1 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ था। मान लो यहां पे 1 साल के बजाय 2-3 साल का इन्फॉर्मेशन देता तो हम क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं, तीनों साल का मिलाकर हम कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं और काम पूरा करते हैं, एवरेज बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि एवरेज ज्यादा रियल होता है। तो हमने बता दिया बच्चे, इन एग्जाम अगर प्रॉफिट मोर देन 1 ईयर का दिया है तो हम डिविडेंड को क्या करेंगे, एवरेज बेसिस पे आपका निकालेंगे, वो ज्यादा अच्छा होता है। नाउ आइए एक क्वेश्चन जहां हम दोनों के डिफरेंस को समझेंगे, क्या निकल के आता है। बैलेंस शीट सीओसी का कहता है कि फिक्सेड्स है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, प्रॉफिट लॉस है, 40,000 इक्विटी शेयर से ऑफ ₹10। ध्यान से यहां पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा किया है। 40,000 10 इज फुली पेड अप। फिर 1 लाख कहता है कि इक्विटी शेयर से 10 इज 8 पेड अप, 2 तरीके के शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहता है कि 10 लाख का है, रिजर्व है और लायबिलिटी आपका। नेट प्रॉफिट कहता है बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, आपका कहता है कि 10 लाख रुपीज का अमाउंट है, और टैक्स रेट कहता है कि 30%। कंपनी 1 लाख क्या करती है कि हर एक साल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहता है कि इंडस्ट्री में आपका 15% चल रहा है। बोलता है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी बाय डिविडेंड यील्ड मेथड, अभी जो सीखा। एंड अर्निंग कैपेसिटी यानी कि इसके ऊपर में जो सीखा, दोनों में क्या फर्क है अब आपको यहाँ पे क्लियरिटी समझ में आएगा। तो मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे आपका सोल्यूशन दे दिया है। पहले हम क्या करते हैं कि डिविडेंड यील्ड मेथड से आपको यहां पे समझा रहा हूं। डिविडेंड यील्ड में हमेशा इंडस्ट्री में और ये जो कंपनी है यानी कि सीओसी, इन दोनों का कंपेयर कीजिए। इंडस्ट्री में अगर डिविडेंड का रेट कितना चल रहा है 15, इंडस्ट्री में अगर रेट क्या चल रहा है जी आपका 15 चल रहा है, तो उनका शेयर मार्केट में कितने में ट्रेड हो रहा है, नीचे कहीं बता रहा है 10% प्रीमियम क्या, नहीं सर। तो फिर हमारी कंपनी में जितना पैसा पे किया गया है, 2 तरीके का पैसा है, एक 10 रुपीज वाला, एक 8 रुपीज वाला। पहले हम 10 वाला निकाल देंगे, दोनों का अलग अलग वैल्यू होगा ना बच्चे। रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे कोई नोशनल कॉल नहीं है, जितना पैसा इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हम उसी की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 तरीके के लोग हैं, एक जिन्होंने 10 रुपीज इन्वेस्ट किया हम उनकी वैल्यू निकालेंगे, कुछ लोग जिन्होंने 8 रुपीज इन्वेस्ट किया हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। पहले हम क्या करें, 10 रुपीज वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं, 10 रुपीज वाले का। तो इंडस्ट्री में रेट अगर आपका 15 है तो वैल्यू कितना चल रहा है 10 आपका। तो सीओसी में रेट कितना होगा तो उस केस में हम वैल्यू निकालेंगे। आइए हम यहाँ पे डिविडेंड निकालना शुरू करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड पेड या एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड है कि कितना आपका होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहता है कि 10 लाख रुपीज का अमाउंट है, 10 लाख का। टैक्स रेट आपने क्या किया 3 लाख माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 7 लाख रुपीज का अमाउंट। इसमें से रिजर्व में कहता है कि 1 लाख का ट्रांसफरिंग और प्रेफरेंस डिविडेंड आपका कितना जी 120 का, क्योंकि प्रॉफिट कह रहा है बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड है ना, बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड आपका। वो यहाँ पे उनको क्लियरिटी देना पड़ेगा कि अमाउंट कौन सा आपका दे रहा है, क्या दे रहा है आपका। तो डिविडेंड फॉर इक्विटी हमारा कितना निकल के आ गया 480 का अमाउंट, इक्विटी वालों के लिए डिविडेंड आपका। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज पता करेंगे। तो 480 आप पे करोगे कितने पे जी 12 लाख रुपीज पे। 8 + 4 कितना हो गया 12 लाख, यही ना टोटल इक्विटी। टोटल जो डिविडेंड है वो टोटल इक्विटी के पेड अप पे पे करेंगे तो रेट कितना आ गया 40% निकल के आ गया। अब आइए हम पहले आपका जो 10 रुपीज वाला शेयर हम उसकी वैल्यू को निकालें। तो 10 वाले में क्या करेंगे, हमने बोलना है कि इंडस्ट्री में जो वैल्यू कोटेड है वो कितना है जी 10 रुपीज। मैं इसको सिंपल तरीके से दे रहा हूं, कुछ ऐसा लिखा जा रहा है। इंडस्ट्री में वैल्यू आपका 10 है जब रेट कितना था 15। तो हमारे कंपनी के अंदर में कितना है जी, हम कितना पे कर रहे हैं 40%। तो उस केस में हमारे शेयर की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, बताइए कितना निकल के आ गया। ये आ गया 10 डिवाइडेड बाई आपका 15 इंटू आपका 40, ये आ गया मेरे बच्चे 26.67 ये आपका अमाउंट निकल के आ गया। वही चीज है इधर आपका। अब जो 8 रुपीज पेड अप है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 को रिप्लेस कर देंगे 8 से आपका। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बोलेंगे भैया 8 रुपीज की वैल्यू है जब हम डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं 15। 8 की वैल्यू है जब इंडस्ट्री में रेट कितना चल रहा है 15। अगर हम यहाँ पे रेट जो पे कर रहे हैं दैट इज अगर 40% तो हमारा कितने का हो जाएगा, वो निकल के आएगा 21.33। मैं बार बार कह रहा हूं यहां पे मेरे बच्चे कोई भी आपका नोशनल कॉल नहीं है। तो जितने टाइप के लोग जितने जितने पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया हम उसी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। वही काम यहाँ पे होता है इस मेथड के अंदर में। ये आपका डिविडेंड यील्ड मेथड मैंने बता दिया। अब आइए यहाँ पे क्या जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड। अर्निंग को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं।
कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग में ध्यान रखना, ये जो रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर होता है ना बच्चे, बस ये माइनस नहीं होता, क्योंकि ये भी पैसा इक्विटी वालों के लिए है। यहां पे क्या होता है, इक्विटी वालों के लिए टोटल पैसा कितना बचा हम उसको लेके चलते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया हमने, टैक्स माइनस किया, आफ्टर टैक्स आया, डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स को हमने क्या किया, यहां पे माइनस किया, और जो बच जाएगा वही हमारा इक्विटी के लिए, हमने रिजर्व का पैसा का ट्रांसफरिंग हमने नहीं आया। तो 580 जो हम लोग कमा रहे फॉर इक्विटी, इसको कमाने के लिए इंडस्ट्री में कितने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, जब इंडस्ट्री में आपका कितना रिटर्न चल रहा आपका जी, नॉर्मल रिटर्न क्या चल रहा, 15%। तो हमने कहा कि 580 को कमाने के लिए 15% से इतने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि हमारी कंपनी में इक्विटी वालों ने जितना भी पैसा अभी तक पे किया है वो इतने के बराबर आपका हो चुका है। तो अब हमने क्या किया कि अगर इतना हो चुका तो अब हम दोनों तरीके के शेयर की वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू हो चुका है आपका कितना जी, 12x। हमारे कंपनी में चेक कीजिए कितना पेड था आपका इक्विटी वालों का, 8 + 4 12, टोटल अमाउंट आपका जो पे किया गया है। तो आपने कहना है कि 12x इतना बन चुका है, तो 10 रुपीज कितना बन चुका है उसकी वैल्यू आ गई। एंड 12x इतना बन चुका, तो जिन्होंने 8 पे किया उसकी वैल्यू कितनी आ गई वो भी निकल के आ गया। मैं बार बार कह रहा हूं रिवाइज कराते समय कि नोशनल कॉल यहां पे नहीं है, इसलिए कभी भी भूल कर भी कि 10 रुपए का वैल्यू इतना, तो 8 का निकालने के लिए इसमें से 2 रुपए माइनस करके वो काम नहीं करना। वो तब करते जब हम नोशनल कॉल वाले पे जाते हैं। यहां पे हमको इसी तरीके से जितना आपने पे किया है हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर? तो मुझे विश्वास है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और मेरे बच्चे, मैंने यहां पे कुछ बातें आपको यहां पे बता दी कि 2 तरीके का यहां पे हमने मेथड देखा। यील्ड मेथड के अंदर में एक होता है अर्निंग के बेसिस पे और एक होता है डिविडेंड के बेसिस पे। तो अर्निंग के बेसिस पे कौन से लोग प्रेफर करते हैं जी शेयर की वैल्यू को निकालना, एंड डिविडेंड के बेसिस पे कौन से लोग प्रेफर करते हैं शेयर की वैल्यू को निकालना। तो आप जानते हैं कि अर्निंग के बेसिस पे वो लोग प्रेफर करते हैं शेयर की वैल्यू को निकालना जिनके पास कंपनी के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होता है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी के अंदर होते बच्चे, उनको कंपनी के टोटल प्रॉफिट से मतलब होता है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट में ठीक है जी इतना पैसा मुझे डिविडेंड मिल जाएगा, इतना पैसा कंपनी में रहेगा, वो भी हमारा ही तो है, क्योंकि हमारा उस पर कंट्रोल होता है। तो जब भी कोई इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर है, यहां पे बड़ा किसको बोलेंगे ऐसा नहीं बताया गया, बट आपको लगता है कि यार बड़ा इन्वेस्टर है, वो कंपनी में रहना चाहता है, तो वहां पे टोटल जो अर्निंग है उसके बेसिस पर शेयर की वैल्यू निकालना पसंद करता है। और जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, मान लो मेरे आपके जैसे लोग जिनको उस कंपनी में 20 शेयर है, 30 शेयर है, 50 100 शेयर है, उनको क्या मतलब होता है डिविडेंड की, कंपनी डिविडेंड कितना पे कर रही है। तो वो डिविडेंड को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, शेयर्स को वैल्यू करते हैं। एग्जाम में हो सकता है मेरे बच्चे क्वेश्चन आ जाए कि आप यहां पे शेयर की वैल्यू निकालिए। अगर जिस इन्वेस्टर की बात कर रहा, अगर इन्वेस्टर एक बड़ा इन्वेस्टर है तो वो मेथड नहीं बताएगा। बड़ा इन्वेस्टर है यानी कि हम क्या करेंगे, अर्निंग बेसिस पे निकाल देंगे, अर्निंग प्रॉफिट वाला। वो छोटा इन्वेस्टर बताएगा, स्मॉल इन्वेस्टर कहेगा, वो कहेगा कि 100-200 शेयर्स उसने होल्ड करके रखा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, डिविडेंड यील्ड बेसिस से हम निकाल देंगे। मैंने ये बातें आपको बता दी, यहाँ पे ध्यान रखना, आपके एग्जाम में एमसीक्यू के लिए रेलिवेंट है। वेदर प्रॉफिट बेसिस और डिविडेंड बेसिस मेथड इज टू बी फॉलोड फॉर ascertaining the value of shares depends on the shares that are held by the respective shareholder। कितने शेयर्स आपने हेल्ड करके रखे हैं वो आपको वहां मैटर करेगा। शेयर होल्डर्स कहता है होल्डिंग मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, माइनॉरिटी मतलब छोटे मोटे जो होते हैं, मे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर्स बेस्ड ऑन डिविडेंड बेसिस आपका, क्योंकि उनको डिविडेंड से मतलब होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी शेयर होल्डर्स होल्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि जिनका पास मेजोरिटी होल्डिंग होता है, हैव गॉट मोर कंट्रोलिंग राइट, उनको पास कंट्रोलिंग राइट होता है। और कंट्रोलिंग राइट जिसके पास होता है ना, वो सिर्फ डिविडेंड से आपका अट्रैक्ट नहीं होता, वो कंपनी कितना एक्सपेंड कर रही है, कितना ग्रो कर रही है, उसके लिए वो मैटर करता है आपका। इसलिए मेरे बच्चे वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि हम प्रॉफिट बेसिस पे आपका शेयर्स को वैल्यू करें। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि कौन सा मेथड किसको फॉलो करना चाहिए। एग्जाम में पूछ दे तो ये बात आपके लिए रेलिवेंट है, ठीक है ना। अब मेरे बच्चे इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि शायद एग्जामिनर क्वेश्चन बना देगा। हम लोगों ने ऐसे 2-3 क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं, बट इस क्वेश्चन का रिवीजन कराना मुझे अच्छा लगा, मैंने करा दिया कि फॉलोइंग आर द इन्फॉर्मेशन ऑफ 2 कंपनीज फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023। कंपनी भी इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर एनी डिविडेंड, मतलब कि
टैक्स तो माइनस हो चुका है बट डिविडेंड उन्होंने माइनस नहीं किया है। अब हो सकता है कि इस मेथड में खासकर जब हम आते हैं अर्निंग वाले में तो फिर से एक कंफ्यूजन उठेगा कि यार यहां पे हम आपका क्या माने, वो डिविडेंड जो आपका है, डिविडेंड आपका प्रेफरेंस मतलब कि प्रेफरेंस को हम फाइनेंशियल लायबिलिटी माने कि क्या माने। मेरे बच्चे देखो यहां पे इंस्टीट्यूट ने कहीं क्लियरिफिकेशन डाला नहीं है। एक क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया भी बट गलत तरीके से सॉल्व किया है, जिसके बारे में जिक्र करके कंफ्यूज नहीं करना मैं चाहता आपका। आप एक ही चीज पे स्टिक कीजिए, आपको इसी पे स्टिक करना होगा कि क्वेश्चन एक तो मैं 100% श्योरिटी के साथ उनको ये आपको बताना चाहिए, खासकर इस मेथड के अंदर में, कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बिफोर डिविडेंड है, आफ्टर डिविडेंड, सब बताना चाहिए। नहीं बताते तो हमेशा आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को फाइनेंशियल लायबिलिटी मानते हुए आप आगे बढ़िए और आप नोट में जरूर लिख देंगे कि भैया हमने प्रेफरेंस शेयर्स को फाइनेंशियल लायबिलिटी माना हुआ है, और अगर प्रॉफिट आप कह रहे हो बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, उसमें डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स माइनस ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर में ऑलरेडी वो आपका जाता है। हमने ये मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया। ऐसे मुझे मानना है कि एग्जामिनर अगर इस मेथड का क्वेश्चन इस पर डालेगा तो उनको ये बात बताना चाहिए, बताएगा भी कि आखिर प्रॉफिट कौन सा है, ठीक है ना। तो अभी आप कंफ्यूजन में ना पड़े, अभी आराम से अब एंजॉय कीजिए चैप्टर को, आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम दीजिए, अच्छा एग्जाम जाएगा। एज्यूमिंग दैट मार्केट एक्सपेक्टेशन आपका 18% है और 80% प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या, डिविडेंड के रूप में देते हैं, विच इज द प्राइस पर what is the price per share you would pay for the equity shares of each company by yield basis method। वो कहता बताओ क्या पे करोगे अगर if you are a small buying a small lot, अगर छोटा सा लॉट परचेज कर रहे हो तो छोटे सा लॉट पर हम क्या करते हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर आप कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उसमें बाय कर रहे हो, यानी कि ज्यादा 50% से ज्यादा शेयर्स, तो उस केस में क्या करते हैं कि अर्निंग जो प्रॉफिट है उसके बेसिस में शेयर की वैल्यू करते हैं। और यही बात मेरे बच्चे मैंने आपको सिर्फ यहां पे बताई है। ये देखिए आपका दोनों ही कंपनी का, क्योंकि दोनों के शेयर की वैल्यू निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस किया, प्रॉफिट फॉर इक्विटी आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपका दोनों में आपका इतना इतना है, तो हमने और नंबर कहां चला गया, हाँ, तो जो आपका ये हमारा हो गया जी प्रॉफिट फॉर इक्विटी, इक्विटी वालों के लिए प्रॉफिट हो गया, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, यानी कि इस प्रॉफिट का हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज डिविडेंड, आपका 80%, तो हमने 240 का 80% निकाला, इसमें इतना आ गया, और इस कंपनी में 260 का तो इतना निकल के आ गया। हम दो तरीके का अमाउंट निकाल रहे हैं, एक में आपका डिविडेंड पर शेयर और एक हमने क्या निकाला, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अब चाहो तो यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर ये निकालने के बजाय आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड और परसेंटेज ऑफ आपका इक्विटी, मतलब जैसे पहले करते आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, अर्निंग पर बता दिया, अर्निंग पर शेयर कैसे हमने निकाला हुआ है। अगर हम स्मॉल लॉट को परचेज कर रहे हैं, स्मॉल लॉट को, तो मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, डिविडेंड बेसिस पर निकालते हैं। तो हमारी कंपनी में डिविडेंड क्या है, 240। आप बोलना इंडस्ट्री में रेट ऑफ डिविडेंड क्या चल रहा है, चेक कीजिए। इंडस्ट्री में रेट ऑफ डिविडेंड आपका मार्केट एक्सपेक्टेशन कहता है कि 18% है, तो मार्केट वही एक्सपेक्ट करता है मेरे बच्चे जितना हम क्या करते हैं, मिनिमम पे कर रहे हैं। यानी कि मार्केट में रेट अगर आपका 18% है, 18% है, तो उनका शेयर कितने में कोट किया गया है, आपका इक्विटी कितने में, 10 रुपए में, 10 रुपीज में, है ना आपका। ये हमारे कंपनी में रेट ऑफ डिविडेंड क्या निकल के आ रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड, तो मैं इसको रेट में चेंज कर लेता हूं, 2 रुपीज 40 पैसे ऑन रुपीज 10 रुपीज, 10 रुपए पे, 10 रुपए पे कितना है, 10 रुपए कितना हो जाएगा, 24%। तो हमने क्या करना है कि एक काम करें क्या, आप ना परसेंटेज यहाँ नहीं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप परसेंटेज सीधे निकाल लेते, परसेंटेज निकाल देते हैं, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, तो कितना आ जाता है यहाँ पे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। हम लोग ना डिविडेंड पर शेयर क्यों निकाले, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ही निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना जी, 24%। अब आप शेयर की वैल्यू निकाल दीजिए, हमने वही काम किया है। ये देखिए आप यहाँ पे, हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसा ना निकाल के ये निकाल जो पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री में 10 रुपीज शेयर की वैल्यू है, जब वो डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, 18, और अगर हम पे कर रहे हैं 24, तो हमारे शेयर की वैल्यू कितनी आपकी होगी। तो हमने कहा कि 10 डिवाइडेड बाई 18 इंटू आपका 24, ये आ गया 13 रुपीज 33 पैसे, सेम आएगा जो आपका यहाँ निकल गया। तो आप एक ही तरीके को लेकर चलो ना, कोई बात नहीं है। उसी तरीके से हमने क्या किया, कंपनी बी का भी निकाल दिया।
अगर आप यहां पे आना चाहते हो कंट्रोलिंग अगर इंटरेस्ट आप एक्वायर करो तो फिर क्या करेंगे, तो मेरे बच्चे उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये देखिए ये हटा दो, आप सीधे ऐसे बोलो कि कंपनी का अर्निंग क्या है जी, प्रॉफिट फॉर इक्विटी आपका 2,40,000। तो आप बताओ कि इस 2,40,000 को कमाने के लिए 240 को कमाने के लिए 2,40,000 को कमाने के लिए 18% के हिसाब से कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ दैट कंपनी निकल के आ जाएगा। तो 2,40,000 डिवाइड बाई आपका यहाँ पे 18 इंटू आपका 100, तो इसकी टोटल वैल्यू आ गया मेरे बच्चे आपका 13,33,333 का अमाउंट आपका, इसकी टोटल वैल्यू निकल के आ गई। तो आप बताइए इसमें टोटल पेड अप कितना था, टोटल पेड अप कितना था आपका इस कंपनी में 8 लाख, यानी कि 8 लाख रुपए जो है 8 लाख वो इतना बन चुका है, 8 लाख इतना बन चुका है, तो 10 रुपए जो है वो कितना बन जाएगा, हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसी तरीके से दूसरे का भी निकाल लीजिए और वो एग्जैक्टली आपका यही वैल्यू निकल के आ जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये खामोखा इतना कैलकुलेशन, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो काम करते रहे परसेंटेज पे उसमें काम कीजिए, काम पूरा आपका होगा, किसी भी तरीके से निकाल सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये काम हमने करा दिया आपको, ठीक है ना, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। तो हम लोगों ने एक बार फिर से इसको समराइज करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में हमेशा क्या करेंगे, एसेट्स की मार्केट वैल्यू माइनस लायबिलिटी का पेबल, सारे एसेट्स सारे लायबिलिटी टेंजिबल इंटेंजिबल बैलेंस शीट में हो ना हो, कंटीजेंट सबको हम कंसीडर करते हैं एट फेयर वैल्यू आपका। प्रेफरेंस शेयर को भी माइनस करेंगे, अगर कोई शेयर पार्टली पेड अप है तो हम उससे नोशनल कॉल करके अमाउंट मंगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि पहले फुली पेड अप जो शेयर होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर हम पार्टली पेड अप में प्रोसीड कर जाते हैं, उन्हीं की वैल्यू से आपका वही काम करना है। इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मेट में एक क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व किया, वो नहीं करना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वो इसी तरीके से करते हैं, एक क्वेश्चन उन्होंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया जो लॉजिक नहीं बनता, ठीक है, ये हमने बता दिया। अर्निंग कैपेसिटी और डिविडेंड यील्ड, मतलब कि हमने ये भी आपको बता दिया ये दोनों मेथड कहां कवर होते हैं, इनकम अप्रोच के अंदर में, इनकम अप्रोच के अंदर में आपका ये मेथड चलता है जो हमने बता दिया, क्योंकि इनकम की बात की जा रही है यहां पे। एक कॉन्सेप्ट अलग से कभी पी रेशियो को लेकर एक क्वेश्चन ने एग्जाम में बनाया भी था, आई थिंक 2-3 अटेम्प्ट पहले अभी आपका, तो पी रेशियो को लेकर कभी कभी, मतलब ये कोई अलग चीज नहीं है, बस आप, मैं चाहता था कि इस वर्ड को हम लोग समझ लें। बताइए पी रेशियो का हमने मतलब क्या समझा हुआ है, पी फॉर मार्केट प्राइस, और ई फॉर क्या होता है, अर्निंग पर शेयर आपका, बस है ना। पी रेशियो कभी कभी दे देगा और इससे क्या होगा जी, ये रेशियो दिया रहेगा, ये ईपीएस दिया रहेगा, कहेगा कि मार्केट प्राइस बता दो, तो निकाल लेंगे। ये कोई मेथड नहीं है, ये कुछ एप्लीकेशन आपका मैंने बता दिया यहाँ पे, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ पी रेशियो, ये कोई मेथड नहीं है, ये किसी भी मेथड में मतलब कि पी रेशियो देके आपको ऐड करके कॉन्सेप्ट ला सकता है। तो मैंने वही समझाने के लिए यहां बोला कि देखो जी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड आपका 5 लाख है, टैक्स रेट आपका 30% है, इक्विटी शेयर कैपिटल कहता है कि 1 लाख शेयर है ऑफ 10 ईच, प्रेफरेंस शेयर्स कहता है कि 6 लाख रुपीज का है, डिविडेंड कहता है कि पिछले 2 साल का बकाया है। कैलकुलेट ईपीएस, आपको ईपीएस निकालना है, अगर पी रेशियो आपका और एनपी रेशियो, और आपको यह भी निकालना है अगर मार्केट प्राइस यानी कि लो शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो आपको कोट कर दिया, तो ठीक है हम निकाल लेते हैं। आइए पहले हम यहाँ पे ईपीएस तो निकाल सकते हैं ना, ईपीएस क्या होता है जी, अर्निंग फॉर इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी कैसे निकालेंगे, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड 5 लाख रुपीज दिया हुआ है, टैक्स हटाइए क्योंकि बिफोर टैक्स है, माइनस कर दिया। इसमें से हम क्या करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है, एक तो करंट ईयर का आपका 12% के हिसाब से कितना हो गया, 72,000, तो 72 करंट ईयर का, और लास्ट 2 साल का बकाया भी है, तो टोटल 3 साल का हो गया। तो 3 साल का जो डिविडेंड है उसको माइनस कीजिए, है ना, उसको माइनस कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इक्विटी वालों के लिए आप जब भी कुछ देते हो तो उसके पहले प्रेफरेंस वालों का सारा पेमेंट हो जाता है, तभी आप देते हो। तो मेरे बच्चे इक्विटी वालों के लिए अर्निंग कितना बच गया आपको यहाँ पे, 1,34,000, 134। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 1 लाख है। तो हम क्या करेंगे जी, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका ईपीएस आ गया 134 पैसे अर्निंग पर शेयर। अब जब आपको अर्निंग पर शेयर पता है, आपको ये पता है, तो पी रेशियो निकाल सकते हो, है ना। पी रेशियो निकालने के लिए हमने क्या किया जी, मार्केट प्राइस क्वेश्चन ने बताया हुआ है, डिवाइड बाई ईपीएस, तो आपका 59.70 टाइम्स, ये जनरली टाइम्स में निकलता है, तो टाइम्स में हमारा निकल गया, खत्म होगी बात। आपका ये एक एप्लीकेशन बता दिया ताकि और कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फिर बच्चे हम लोगों ने अभी तक आपका 2 मेथड का पूरा रिवीजन कर लिया है, अब हम शुरू करने वाले हैं आपका रिवीजन बाकी टॉपिक ऊपर में।
बहुत ही बेहतर तरीके से आपने उनको पढ़ा हुआ है, और क्योंकि नया मेथड है, हो सकता है कि एग्जामिनर इस बार एग्जाम में ऐड कर दे। तो आपको पता है वो बहुत सिंपल मेथड है, हम उसका प्रॉपर रिवीजन करके उसको भी अपने दिमाग में बैठा लेंगे। फिलहाल अभी तक हमने ये खत्म कर लिया, मिशन एकम्प्लिश्ड, ये हमारा खत्म हो चुका है, हम इसको समझ चुके हैं। अब ये 3 मेथड को आइए हम एक साथ समझते हैं, आपका 3 मेथड को एक साथ देखते हैं। ये आगे हम अदर मेथड्स के अंदर में, अदर मेथड्स अंडर आपका इनकम अप्रोच। आइए बच्चों, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अदर मेथड्स के अंदर में, अदर मेथड्स, और किसके अंदर की बात कर रहे हैं जी हम लोग, अंडर इनकम अप्रोच। क्यों बात कर रहे हैं अदर मेथड्स की, अदर मेथड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपका यील्ड मेथड है उसको हम ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं, यील्ड मेथड हो चुका है, उसके बाद के बाकी। तो उसमें एक आपका था डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल क्या करता है, ये बिजनेस की जो वैल्यू निकालता है ना बच्चे, जो बिजनेस की वैल्यू निकालता है, शेयर्स की वैल्यू निकालता है, इसमें फ्यूचर में जो कैश फ्लो हमारे पास आने वाले हैं, फ्यूचर में जो कैश फ्लो आने वाले हैं, उनको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे उसकी कितनी कीमत होगी उसके बारे में बात करता है। अब यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो में कई सारे डेफिनेशंस है, कई सारे वर्ड्स है जो हमें मास्टरी रखना होगा, जो एग्जाम में हमारे पास क्या कर सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि एक आपका है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एडजस्टेड टैक्स आफ्टर टैक्स, जिसको शॉर्ट में नोपैट कहते हैं, NOPAT। ये क्या होता है जी, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट आपका। यानी कि नोपैट हमने पढ़ा हुआ है कि इस बात को एज्यूम करता है कि देयर इज नो एनी आपका इंटरेस्ट एलिमेंट, कोई डेप्ट कंपनी में नहीं है, कंपनी में कोई डेप्ट नहीं है, बिना डेप्ट की कंपनी, ये मानते हुए हम नोपैट का कैलकुलेशन करते हैं। तो नोपैट रिप्रेजेंट्स अर्निंग ऑफ द एंटिटी आफ्टर टैक्स एज्यूमिंग एंटिटी हैज नो डेप्ट, कोई कर्ज उनके पास नहीं है। अब देखो मेरे बच्चे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आपका, चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम रिवीजन भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ करते रहेंगे, है ना। मैंने वही क्वेश्चन उठाया जिसमें बेसिक मैंने समझाया था इसके बारे में, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर में। तो अगर हमें नोपैट निकालना तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर में, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूं बड़ा ताकि क्लियरिटी आपको हो। जल्दी जल्दी बताइए कि नोपैट कैसे निकालेंगे जी। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने कहा था आपका, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर निकालना है तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है वो अर्निंग, वो प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 8 लाख रुपीज यानी कि सेल्स में से हम माइनस करते हैं आपका यहाँ पे क्या क्या जी, परचेज माइनस करेंगे, रेंट माइनस करेंगे, सैलरी माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, इंटरेस्ट नहीं माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि कोई कंपनी में डेप्ट है ही नहीं, एज्यूम करते हैं कि नो डेप्ट है, कोई डेप्ट नहीं है, और अगर डेप्ट नहीं तो फिर इंटरेस्ट कैसे होगा, तो उसको हटा दीजिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं जी, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इंटरेस्ट तो छोड़ ही दीजिए, टैक्स के पहले यानी कि इसमें से इसको माइनस करके अमाउंट निकालिए। जो भी अमाउंट निकल के आएगा, बताओ कितना निकल के आ रहा है फटाफट। 8 लाख में से हमने कितना माइनस कर दिया, 175 एंड हमने 45 माइनस कर दिया। तो ये आगे मेरे बच्चे 5,80,000, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, 580। हम लोग क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि 5,80,000, ठीक है, 580 आपका मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इस क्वेश्चन के अंदर में टैक्स रेट कितना बता रहा है, 30%। तो हम अगर परसेंटेज ना लिखे पॉइंट में लिखे तो क्या हो जाएगा, 0.3 आपका, 0.30। तो 5,80,000 इंटू 0.7 यानी कि 4,06,000 का अमाउंट निकल के आ गया, जो हमारा हो गया क्या जी, नोपैट। एग्जाम में मेरे बच्चे पूछ सकता है ये कैलकुलेशन की, जरा बताओ क्या निकल के आएगा। उसके बाद अगला फॉर्मूला हमने सीखा था कैश फ्लोज। कैश फ्लो का मतलब होता है कि ये तो हमारे पास आ गया कि इतना हमने क्या किया जी, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया फ्रॉम द ऑपरेशन, है ना, नोपैट इसको बोलते हैं। कैश फ्लो का मतलब कि ये 4,06,000 के साथ साथ इस 1 साल के ऑपरेशन में हमने, हमारे पास कैश कितना आया, कैश कितना आया। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तो नोपैट लेते हैं आपका, यानी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेज होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेज यानी कि प्रॉफिट को निकालते समय जितने भी हमने नॉन कैश एक्सपेंसेज चार्ज किए, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, इंपेयरमेंट हो गया, उन सबको हम क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं। क्योंकि
कितना कैश का फ्लो, कितना कैश कंपनी के पास आया, तो ये तो कंपनी के पास आया ही आया, उसके साथ साथ ये भी आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो डेप्रिसिएशन आपको कितना दिख रहा है 45,000, हम लोग क्या करेंगे नोपेट पहले लिखेंगे जी 4,06,000 का अमाउंट, एंड 4,06,000 में हम लोग ऐड कर देंगे कितना यहाँ पे 45,000 का अमाउंट। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा वर्किंग कैपिटल डिक्रीज किया है तो हम उसको ऐड करते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मान लो डेटर्स हम ले लिए है ना, डेटर्स आपका करंट एसेट्स यानी कि, तो डेटर्स अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो उससे क्या होता है, डेटर्स डिक्रीज करने से वो कैश में कन्वर्ट होता है, यानी कि पैसे और हमारे पास आते हैं। मैंने याद करने का आपको तरीका बताया था, तो मैंने क्या करना है कि अगर वर्किंग कैपिटल आपका डिक्रीज करेगा तो ऐड करेंगे, और अगर वो इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे जी माइनस करेंगे आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के अंदर में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर में कि आपके पास क्या है जी, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो ध्यान में हमेशा हम कैसे रिकॉल करेंगे, वर्किंग कैपिटल मतलब कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स बड़ा हम लेते हैं, तो मान लो हमने डेटर्स मान लिया, डेटर्स हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब पैसा ब्लॉक हो गया, तो माइनस करेंगे क्योंकि वो पैसा नहीं आया। तो कैश फ्लो में हम क्या करेंगे 70,000 को यहाँ पे माइनस कर देंगे, है ना, माइनस कर देंगे। ये हमने सब कुछ बताया, रिकॉल करा रहा हूं। अब ये मत बोलना कि सर पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दो, पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे। यहाँ पे 3,81,000 का अमाउंट निकल के आ गया हमारा क्या जी, आपका कैश फ्लोज। और इन्हीं बातों को मेरे बच्चे मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे समझा दिया है, यहाँ समझा दिया मैंने, इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दिया। मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती कर दिया क्या, EBIT 560 कैसे आ रहा है, हमने कितना लिया था 580, जो भी आएगा 560 आएगा। मान लो देख लेते हैं, 8 लाख रुपीज का अमाउंट में से हमने माइनस किया 160 एंड 35, कितना हो गया 195, 2,40,000, यस वही आएगा। अब 560 आएगा, कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया चीजें कैसे हो रही, कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। तो नोपेट आपका आ गया 392, नोपेट मैंने बता दिया कि अर्निंग बिफोर आपका विदाउट एज्यूमिंग डेप्ट होता है। कैश फ्लो मैंने आपको दिखा दिया, वही डेप्रिसिएशन को ऐड करना है और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को माइनस करना, अमाउंट निकल के आ गया यहाँ पे। अगर मान लो एग्जाम में कहता है कि टैक्स रेट बताओ, जैसे यहाँ तो हमने टैक्स रेट आपको दे दिया, एग्जाम में कहता है कि टैक्स रेट भी निकाल कर दिखा दो, तो हम टैक्स रेट कैसे निकालते हैं जी, ये हमारा आपका टैक्स है अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 159 अपन कितना हो जाएगा आपका 5 लाख, आपका कितना 530, तो वो आपका 30% का अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने होते हैं, वही मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करा रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अभी हमने बिजनेस का वैल्यूएशन नहीं किया, बिजनेस का वैल्यू अभी आगे करना है, और उसको करने के लिए मेरे बच्चे ये फॉर्मूलाज हैं जो कि वहां पे यूज होते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, और हमने क्या किया यहाँ पे लिखा आपके लिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मोर डिटेल्स ऑफ कैश फ्लो। ये CF का मतलब क्या हो गया जी, कैश फ्लो हो गया। जल्दी बताइए, कैश फ्लो का हमारा मतलब क्या था, कैश फ्लो का हमारा मतलब था जी, कैश फ्लो क्या था, नोपेट हमने लिया, नोपेट लिया प्लस नॉन जो कैश एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में माइनस करते उनको ऐड किया, और प्लस डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को प्लस और इंक्रीज को माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारा निकल के आ गया कैश फ्लो आपका। नाउ ये कैश फ्लो अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है बच्चे, एक आपका फ्री इसको कैश फ्लो को फ्री कैश फ्लो भी कहते हैं। ये फ्री कैश फ्लो दो पार्ट में डिवाइड होता है आपका, एक हमारा होता है फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, ध्यान से वर्ड सुनेंगे, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, एक होता है फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी। फ्री कैश फ्लो टू द फर्म का मतलब क्या, जो भी आपने कैश फ्लो निकाला, जो भी कैश फ्लो क्या था अभी तक, जो कैश हमारे पास आया है ऑपरेशन से, मतलब बिजनेस ऑपरेट करके जो कैश हमारे पास आया, कैश जो हमारे पास आया है, हम इसमें से क्या करें, अगर हम माइनस करते बच्चे कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हमने कोई मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर परचेज किया है और उस पे जितने हमने खर्चे किए उसको माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाता है फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। फर्म के पास कैश कितना रह गया और आपका और कैश, क्योंकि अब तो कोई खर्च होता नहीं है, जो ऑपरेशन से कैश आएगा उसमें क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करके जो पैसा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, FCFF शॉर्ट में बोलते हैं। हमने बताया हुआ एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म में भी आपको दे सकता है कि बताओ क्या निकल के आएगा, और वही मैंने बता दिया। FCFF का मतलब क्या, कैश फ्लो माइनस कैपेक्स आपका हो गया। और दूसरा होता है फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी। फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी, अगर हमें इक्विटी का कैश निकालना है कि कैश फ्लो इक्विटी के लिए कितना हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको निकालने के बाद, यानी कि जो हमारा फ्री कैश फ्लो टू द फर्म जो आपका हुआ, बताइए इसमें क्या करते हैं, एक तो नेट डेप्ट आपका इश्यूड,
मतलब कि जो कैश आया, अगर हमने इसमें से कोई डेप्ट का रिपेमेंट किया है तो हम उसको भी माइनस कर देंगे। डेप्ट हमारे पास कुछ आया है, हमने कुछ कर्ज लिया तो हम उसको क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो डेप्ट का जो इंपैक्ट होगा उसको प्लस माइनस करेंगे, और अगर डेप्ट है तो उसपे जो इंटरेस्ट हमने पे किया उसको माइनस करेंगे। इंटरेस्ट हमेशा हम क्या लेते हैं, नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि जितना इंटरेस्ट पे करोगे उतना टैक्स सेविंग भी होता है, तो नेट अमाउंट हम लेते हैं। याद है आपको? तो जब भी हमारे पास फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी आपको निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला हो जाए क्या जी, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म ऊपर वाला, नेट डेप्ट इशूड, डेप्ट इशू हुआ तो हम प्लस करेंगे, डेप्ट रिपे किया तो माइनस करेंगे, दोनों अगर होगा तो नेट करके हम यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं आपका। और इंटरेस्ट जो लेंगे हमेशा क्या होगा, नेट ऑफ टैक्स लिया जाएगा। इंटरेस्ट यानी कि जो डेप्ट में आप पे करो उसको हम नेट ऑफ टैक्स आपको लेते हैं। तो फ्री कैश फ्लो टू द आपका इक्विटी निकल के आ जाता है। फ्री कैश फ्लो टू द फर्म क्या था आपका, सीएफ कैश फ्लो में से हमने क्या किया, कैपेक्स को माइनस कर दिया। फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी में क्या हुआ, तो फ्री कैश फ्लो टू द फर्म का अमाउंट लिया हमने, अगर हमने डेप्ट इश्यू किया तो ऐड किया, रिपे किया तो माइनस किया, दोनों है तो नेट कर लेंगे आपका। और इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे, और ध्यान रखना जब भी इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो नेट ऑफ टैक्स आपका होना चाहिए, ठीक है ना। अब इन बातों को समझाने के लिए हमने क्या किया, आपको यहाँ पे एक और रिवीजन क्वेश्चन उठाया, और इस रिवीजन क्वेश्चन के अंदर में आपका नोपैट बता रहा बच्चे। नोपैट मतलब क्या, ईबीआईटी माइनस इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करके जो अमाउंट आपका निकल के आया है, मतलब ऑपरेशन से जो कैश आया वो बता रहा है इतना है। डेप्रिसिएशन यानी कि नॉन कैश बता रहा है। यहाँ पे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, मैं क्वेश्चन में चेंज कर दूंगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहता है कि आपका 50,000 है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में क्या, कैपेक्स, ये आपको बता रहा अमाउंट कितना जी, 40,000 किया है। डेप्ट हमने इशू किया है, डेप्ट हमने रिपे किया है, बोलता है कि कैश फ्लो निकालो, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म निकालो, फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी निकालो। इसको कैश फ्लो भी कह सकता है, फ्री कैश फ्लो भी कह सकता है, याद रखना कोई दिक्कत नहीं है। आइए पहले हमने क्या किया, कैश फ्लो निकालना शुरू किया। कैश फ्लो कैसे निकालते हैं बच्चे, तो जो नोपैट होता है वो लेंगे, बोलिए हाँ, फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस यानी कि इसको ऐड करेंगे, और अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर रहा है तो हमारे पास पैसे और आए होंगे, हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे। कैश फ्लो में भी समझाया था, क्लास में भी पूरा समझाया कि डिक्रीज को क्यों प्लस करते हैं, उसको क्यों प्लस माइनस होता है, सब मैंने बताया, बस रिविजन कर रहे हैं। तो हमने वही काम किया, डेप्रिसिएशन को ऐड किया, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को हमने यहाँ पे क्या किया जी, प्लस किया, अमाउंट निकल के आ गया 470, ये कैश फ्लो निकल के आ गया। नाउ एफसीएफए, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, हम फ्री कैश फ्लो टू द फर्म कैसे निकालेंगे, तो जो कैश फ्लो निकाला उसमें से कैपेक्स को माइनस कर दीजिए। कैपेक्स यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 40,000, तो 430 आ गया। एंड एफसीएफए निकालना है तो हम क्या करेंगे, एफसीएफएफ लेंगे आपका, यानी कि ये अमाउंट। इसके बाद जो डेप्ट हमने अगर रिपे किया है, चेक करो, डेप्ट हमने इशू किया कि रिपे किया है, ये देखिए रिपेड ज्यादा है और इशू आपका कम है, तो नेट क्या हो गया, पेड ज्यादा है, तो नेट हम 3,000 इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कैश गया तो माइनस, और आपका पैसा आया तो प्लस। माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डेप्ट, नेट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन ने कहीं कुछ बताया नहीं, इसलिए मेरे बच्चे हमने उसको नील कर दिया, अगर होता तो हम उसको भी इसका इंपैक्ट दिखाते। हमारा फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी निकल के आया। ये क्यों निकाला जा रहा है, क्या इनसे हमारे शेयर की वैल्यू हो रही है, नहीं, इनके ऊपर हम शेयर्स को वैल्यू करते हैं, इनको बेस मानते हुए शेयर की वैल्यू होती है, इनको बेस मानते हुए हम शेयर की वैल्यू करते हैं। तो इस डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में जो बेसिस होते हैं, पहले हम उनका मीनिंग समझ रहे हैं, है ना, सॉरी नॉट समझ रहे हैं, उनको रिवाइज कर रहे हैं, और उसके बाद अब हम आगे क्या जी, यहाँ पे बिजनेस को वैल्यू करने के बारे में। आइए अब यहाँ पे शुरू हुआ बिजनेस को वैल्यू। कहते हैं कि बिजनेस को जब वैल्यू करना है यहाँ पे, तो बिजनेस का जो यहाँ पे वैल्यूएशन का आपका फॉर्मूला होता है बच्चे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का समेशन, यानी कि जितना आज के बाद फ्यूचर में जितने भी कैश फ्लोज आने वाले हैं, हर एक साल जितने भी कैश फ्लो आने वाले हैं, उन सारे कैश फ्लो को हम पहले पता करते हैं कि कितना कितना आने वाला है, और उसकी आज की वैल्यू, डिस्काउंटेड मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, वो हमारा निकल के आ गया। डिस्काउंटेड कैश फ्लो में क्या हो सकता है, तो तीन चीजें हमने वर्ड देखा, या तो कैश फ्लो होगा, या फिर आपका फ्री कैश फ्लो टू द फर्म होगा, या फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी होगा। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है बच्चे, जिसको हमने डिस्काउंट किया है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। हमें किसका लेना है, क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बताएगा, आपको चिंता नहीं करना। तो वैल्यू बिजनेस कैसे निकालते हैं, फ्यूचर में जितने भी कैश फ्लो आपके प्रोजेक्टेड है,
मेरे बच्चे ये हमारा टाइम पीरियड है। आज हम अपने शेयर की वैल्यू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड बहुत सारे साल हम बिजनेस चलाएंगे, अनलिमिटेड साल हम बिजनेस चलाएंगे। बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न। तो हमने कहा कि अगर 1 2 3 4 5 इन 5 सालों का एग्जैक्टली बता सकते हो आप कितना कितना कमाने वाले हो, कितना कितना कैश फ्लो आएगा, तो हर एक साल में जितना जितना हम कमाने वाले हैं उनका वो जो कैश फ्लो आने वाला है हम उसको क्या करते हैं, उसका पीवी करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो वही हो गया कि आपका ये जितना आपको पता, जितने साल का पता कर सकते हो उसका क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो। और इसके बाद मेरे बच्चे जहां से हमारी सोच खत्म हो जाती है, मतलब अब हमें नहीं पता कि आगे और कितना हम कमाएंगे, तो उस समय हम क्या करते हैं, यहां पे उसका निकालते हैं टर्मिनल वैल्यू। क्या निकालते हैं? टर्मिनल वैल्यू। क्या निकालते हैं? टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्या होता है? इसके आगे हम जो भी कुछ कमाएंगे, मतलब जहां से हमारी सोच खत्म हो जाती है वहां पे एक लमसम अमाउंट जो कमाएंगे उससे उसके आगे की वैल्यू को निकाल लेते हैं। और इनका हम सबका इंडिविजुअली पीवी निकालेंगे और टर्मिनल वैल्यू पता करके उसका हम पीवी निकाल के ये टोटल को ऐड करके हम क्या बोलते हैं, यही हमारा बिजनेस है। यानी कि समेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो फॉर द पीरियड फ्यूचर कैश फ्लो आर प्रोजेक्टेड। जितने समय का हम कैश फ्लो प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो लेंगे, प्लस हम क्या लेते हैं, टर्मिनल वैल्यू यानी कि टीवी आपका है ना, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू। नाउ मीनिंग ऑफ टर्मिनल वैल्यू मैंने बता दिया, यहां पे आपका एग्जैक्टली वही बता रहा है कि जब आपने जिस समय तक का कैश फ्लो आप पता कर सकते हो कि इस साल इतना इतना आएगा, मतलब एस्टिमेट लगा सकते हो, ठीक है। जिसके आगे एस्टिमेट लगाना आपका इम्पॉसिबल हो जाता है, उस समय उस डेट पे हम क्या करते हैं, उसके आगे के जितने भी वैल्यू है उसका एक लमसम वैल्यू निकालते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी जो आगे कमाएंगे, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, और उसको भी हम प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल लेते हैं। वही चीजें मैंने यहां बताया बच्चे। टर्मिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ प्रोजेक्शन, एंड ऑफ प्रोजेक्शन पीरियड कंटिन्यूड अप टू द डेट ऑफ इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, मतलब जहां पे प्रोजेक्शन हमारा एंड हो जाएगा उसके बाद इन्फिनिटी तक कितना कमाएंगे उसकी आज की वैल्यू आपका। दो एजम्पशन पे हमारा यहाँ इसको थोड़ा सा बाद में थ्योरी का पार्ट है, अदरवाइज मेरा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। आइए, कंप्यूटेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू, ये कुछ आपका फॉर्मूला है, इसलिए इस सारे फॉर्मूला को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे हर एक चीज आपका। ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट से ही मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, हमने क्लास में किया भी है, मैं यहाँ पे आपको रिविजन भी करा देता हूँ। हम सारे बच्चों को कहता है कि कैश फ्लो है बच्चे, कैश फ्लो ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कैश फ्लो हो सकता है, FCFF हो सकता है, FE हो सकता है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, जो भी होगा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, सब में सेम तरीका फॉलो करना है। तो कहता है कि कैश फ्लो कहता है कि 2018 में, 2019 में, 2021 में, 22 में और इसके आगे जितने सारे ईयर्स आएंगे सब में 800 का आपको कैश फ्लो आएगा, ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया बच्चे, एक्सपेक्टेड है, हम एस्टिमेट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कहता कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन 1/1/18, 1/1/19 एंड 1/1/2021। 3 साल की बात कर रहा हूं आपका, मतलब 3 तरीके से अगर क्वेश्चन है। जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जिससे हम क्या करते हैं कि आपके फर्म के वैल्यू को पीवी निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करते हैं, वो कहता है कि आपका 10% है। 10% यहाँ पे है ना, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आपको चिंता नहीं करना। देखो पहले मैं काम करता हूं कि पहले आपका इसका सी को सॉल्व करता हूं, सी को यहाँ पे। मेरे बच्चे सी में क्या करना है कि जब यहाँ पे कहता है कि फाइंड आउट द वैल्यू बिजनेस ऑन 1/1/2021, तो आप देखो 1/1/2000, ये 21 का, ये 21 ईयर है बच्चे, 21, ये 1/1/21 है और ये आपका 31/12/21 है, ठीक है ना। तो आपने कहते हैं कि आप बताओ कि क्या आपके बिजनेस की वैल्यू होगी। जब हम यहाँ पे बिजनेस की वैल्यू निकाल रहे हैं, आप मुझे चेक करो, मतलब यहाँ क्वेश्चन में चेक करो कि क्या इस डेट के बाद जो भी आपका अर्निंग हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है क्या। ये सर 800 800 800 आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड जो FCFF या FCF जो भी आपका दिया रहा है, अगर वो कांस्टेंट हो जाता है तो हम फिर वहां पे क्या निकालते हैं, टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बच्चे, हमारा फॉर्मूला होता है कि जिस दिन मैं निकाल रहा हूं उस दिन आपका उसके वो +1 यानी कि उस साल के एंड में हम लोग कितना कमा रहे हैं, 800 आपका कमाने वाले, 800 आपका।
और ये 800 आपका कांस्टेंट चला जाएगा टू द इन्फिनिटी, हमेशा के लिए, क्योंकि गोइंग कंसर्न बिजनेस है। कितने साल तक बिजनेस चलेगा हमें नहीं पता और आगे एस्टिमेट नहीं लग सकता, तो 800 रुपीज हम कमाएंगे, हम मानते चले जाते हैं। तो टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालते हैं? इस 800 को कमाने के लिए हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो 10% के हिसाब से इसको रिवर्स कीजिए, 10 इंटू आपका 100, ये हमारा क्या निकल के आ गया? 8000। तो फर्स्ट 2021, रिपीट कर रहा हूं, जिस साल मेरे बच्चे आपका, जिस साल ऑनवर्ड आपका कांस्टेंट अर्निंग हो जाता है, कांस्टेंट कैश फ्लो हो जाता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? टर्मिनल वैल्यू पता करते हैं कि हमारे बिजनेस का क्या है। यानी कि हमने एक तरीके से कि इस 800 को कमाने के लिए हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी? 8000। तो यही हमारे बिजनेस की वैल्यू हो जाती है, यानी कि वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो हमारा वैल्यू ऑफ बिजनेस जो निकाला हमने ऑन फर्स्ट 2021, ये हमारा कितना निकल के आ गया? 8000। काम पूरा हो गया। अगर हम फर्स्ट 2021 को इस दिन पे खड़ा होके मुझसे कोई बोलता है कि मेरा बताओ बिजनेस की वैल्यू क्या है, अगर ये कहता है कि फर्स्ट 2019 को बताइए, तो मेरे बच्चे फर्स्ट अगर 2019 को हम अपने बिजनेस की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट 2019 यानी कि यहां पे, तो इसके बाद आप चेक करो कि ये जो आपका वैल्यू है कैश फ्लो, और ये कैश फ्लो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका एस्टिमेट लगा ले रहे हैं कि इतना आएगा, और इसके बाद का जो है वो हमारा क्या हो गया? 800 कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, याद कीजिए कि हम इसका आज का वैल्यू निकालेंगे, इसका आज का वैल्यू निकालेंगे, और जो टर्मिनल वैल्यू हमने निकाला है यहां पे वो क्या होगा जी? उसको हम पीवी कर लेंगे आज के डेट पे। मतलब यहां देखिए ये आंसर मेरे बच्चे थोड़ा सा यहां पे गलत है, मैं इसको सही कर रहा हूं, ध्यान देंगे। ये फर्स्ट 2019 को हम लोग निकाल रहे हैं। देखो कैसे निकालेंगे। 2019 में हमारा कितना आ रहा है? 600। 2020 में हमारा कितना आ रहा है? 700। एंड 2021 के स्टार्टिंग में हमने टर्मिनल वैल्यू कितना निकाला हुआ? 8000, है ना। तो ये 700 कब है? 31/12/2020 को एंड में, और ये आपका नेक्स्ट डे, यानी कि आगे के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस साल के स्टार्टिंग में निकालते हैं टर्मिनल वैल्यू। तो आपने क्या करना है कि जो 600 आप कमाओगे, हम यहां वैल्यू निकाल रहे ना बच्चे, तो जो साल के एंड में 600 कमाएंगे उसका आज का वैल्यू, यानी कि 1 साल पहले का, जो ये कमाएंगे आज से 2 साल बाद उसका आज का वैल्यू, यानी कि 2 साल पहले का। और ये 8000 का भी ध्यान रखना, हम 2000 का ही 2 साल पहले का ही वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमने फर्स्ट 2021 जिस साल में इनकम कांस्टेंट हो गया उसके स्टार्टिंग में ही निकाला है। तो ये पीरियड चाहिए, पीरियड आपसे 2 साल होता है। ध्यान दीजिए यहां पे क्या करेंगे। 600 पे हमने क्या किया? पावर 1, यानी कि 1 साल पहले का। 700 का पावर 2, यानी कि हमने 2 साल, ये 1 पावर है, यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे 2 आपका। और ध्यान रखना 8000 जो टर्मिनल वैल्यू निकाला उसका पावर 3 नहीं मेरे बच्चे, ये भी पावर 2 ही होगा, ये भी पावर 2 ही होगा। इसलिए क्योंकि टर्मिनल वैल्यू हम क्या करें 2021 के स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग में, जिससे ये पीरियड आपका 2 साल का ही जाता है, आपका 2 ईयर का। यहाँ जनरली गलती हो जाता है कि हम 3 लिख देते हैं, बट 2 को ही लेना है, 2 को लेना है इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट के मुताबिक। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंज कीजिए इसको, आपको यहाँ पे 100 हमने बोला 100 डिवाइड बाई 110 है ना, इज इक्वल टू, और आपको क्या करना है 600 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया मेरे बच्चे 545.45। अगर मैं डेसिमल के बाद अगर एग्जैक्ट फिगर पे जाना चाहता हूं तो 545.45 आपका आ जा रहा है। ऐसे आपके इंस्टीट्यूट ने राउंडिंग ऑफ रुपीज में किया है, बट अगर आप एग्जैक्ट जाना चाहते हैं तो 0.45 को यहां पर लिखना होगा, है ना। जब बड़ा फिगर होता है तो डेसिमल के बाद 2 फिगर लेते से ज्यादा नहीं लेते, आप 3-4 ले सकते हैं, बट 2 ज्यादा अच्छा होता है। इसका निकालिए। तो हमने कहा कि 100 डिवाइड बाई 110, ठीक है ना, इज इक्वल टू, 1 पावर हो गया, यहाँ पे 2 पावर है ना, तो इनटू और इज इक्वल टू, एक बार इनटू करके सब क्लास में बताया मैंने, और इसको 700 से आपका मल्टीप्लाई कीजिए तो 578। अगर हम इसको राउंडिंग एग्जैक्ट करें तो 57, ये चलो ना राउंडिंग अप में रहने दो, ऐसे आप एग्जैक्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 579 निकल के आ गया। कैलकुलेशन पे क्यों जा रहे हैं ना। ये 8000 की वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ पे पावर 3 नहीं मेरे बच्चे, 2 ही लेना होगा।
2 ही लेना होगा, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे आपका 3 साल के बाद नहीं, हमने 2021 के स्टार्टिंग में इस वैल्यू को निकाला है और उस समय से पीरियड आपका 2 इयर्स का ही होता है। तो जितना पावर इसका था उतना ही पावर होगा। तो मुझे बताइए 100 डिवाइड बाई 110 इज इक्वल टू 1 पावर हो गया, इंटू इज इक्वल टू 2 हो गया, और इसको 8000 यानी कि टर्मिनल वैल्यू से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब इसके बाद इसके ऑनवर्ड जो हम कमाएंगे उसकी वैल्यू को हमने निकाल दिया और उसकी वैल्यू को यहाँ पे हम पीवी कर ले रहे हैं। तो ये अमाउंट आ जाएगा 6612। यहाँ पे गलत है, ये आ जाएगा 6612 राउंडिंग अप में 6612। अब इनको ऐड करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पीवी निकाल लेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो प्लीज ध्यान रखेंगे इस बात को। शायद मुझे लग रहा है कि मैंने क्लास को पढ़ाते समय ना यहाँ पे मैंने 3 लिखवा दिया, शायद मुझे लग रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अगर 3 किया होगा तो 2 कर लीजिए, 2 ही यहाँ पे रहेगा। अब आइए थोड़े से और क्लियरिटी में लेकर आऊं। अगर यही वैल्यू मान लो एग्जाम में कहता है कि आप निकालो 1 2018 को, है ना, ये डेट ध्यान रखना कब बोल रहा है, यानी कि इस यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां से ये क्या होगा जी, डिस्काउंटिंग किया जाएगा 1 साल के लिए, ये जो डिस्काउंटिंग किया जाएगा 2 साल के लिए, ये जो डिस्काउंट किया जाएगा 3 साल के लिए, और ये वैल्यू जो हम टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं इस साल के स्टार्टिंग में निकालते हैं, तो उसका भी डिस्काउंटिंग क्या होगा, यहां से आपका 3 साल के लिए ही होगा। तो हमने क्या किया, ये आपका 2 द पावर 1 हो गया, ये 2 द पावर 2 हो गया, ये 2 द पावर 3 हो गया, और यहां भी 2 द पावर आपका 3 ही होगा, 3 ही होगा, 4 मत कर देना, 3 ही करेंगे आप यहाँ पे। तो आपका ये तो ठीक है, 450 ये भी ठीक है। इसका कितना आएगा, 8000 इंटू आपका 100 डिवाइड बाई 110, सॉरी पहले ऐसे 100 डिवाइड बाई 110 इज इक्वल टू 1 पावर, इंटू इज इक्वल टू 2 पावर, इज इक्वल टू 3 पावर, है ना। सिर्फ दूसरे के पहले इंटू प्रेस करते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8000 से, तो वी आर गेटिंग 6011 की वैल्यू राउंडिंग अप में, 6011 की वैल्यू। तो 6011 प्लस आपका 526 और प्लस आपका 496 एंड प्लस 455, ये आपका आ जाएगा 7488। तो 7488 की वैल्यू निकल के आ गई। समझो मेरी बात ना, कि जब भी आपका अर्निंग जो होगा, जो टर्मिनल वैल्यू होता है, वो क्या बोलता है जी, कि उस डेट के बाद जो भी टिल द इन्फिनिटी हम कमाने वाले हैं उसकी टोटल वैल्यू आज कितनी है। और वो वैल्यू क्योंकि आप यहां पे निकाल रहे हो स्टार्टिंग में, और बिजनेस के वैल्यूएशन आप यहां पे कर रहे हो, तो हम उसका पीवी करके आज लेकर आ जाएंगे। वही काम हमने किया, ये तीनों मैंने आपको यहां पे बता दिया, है ना। जो 2021 के स्टार्टिंग में आपका वैल्यू पूछेगा तो दैट विल बी इक्वल टू योर टर्मिनल वैल्यू आपका, है ना। ये सब चीजें ना। इसके बाद आइए जरा, इसके बाद आइए रिवीजन क्वेश्चन 11th हमारा हो गया। फिर आइए रिवीजन क्वेश्चन नंबर 12th। यहां पर भी देखेंगे एग्जाम में चांसेज है इस क्वेश्चन के आने का, क्योंकि यहां पे अब सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया गया। अगेन आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट से क्वेश्चन निकाला हुआ है। हम लोगों ने रेगुलर क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ ये भी किया हुआ है, और यहाँ पे रिवीजन में भी मैं इस क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं सारे कॉन्सेप्ट के साथ। ये देखिए आप यहाँ पे ये देखेंगे, ईबीआईटी मेरे बच्चे बता रहा आपका स्टार्टिंग से है, डेप्रिसिएशन है, कैपेक्स है, इंटरेस्ट है, इंक्रीज इन नॉन कैश वर्किंग कैपिटल, मतलब इंक्रीज इन कैपिटल वर्किंग कैपिटल हो गया, डेप्ट कैपिटल है, डेप्ट इश्यूड जो किया एंड डेप्ट जो आपने पे किया वो बता रहा है, टैक्स रेट आपको बता रहा है 25% है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको बता रहा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी क्यों बता रहा है जी, शायद ये पर इक्विटी शेयर वैल्यू पूछेगा, जो चैप्टर का नाम आपका है ना, तो हम देखेंगे आपको यहाँ पे। और केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो 2.5 आपको बता रहा है। कहता है कि आप नोपैट निकालिए, मैं फटाफट निकालूंगा। बताइए नोपैट क्या निकलेगा, यही बताओ आप। नोपैट होता है ईवीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो 700 इंटू आपका कितना हो जाएगा, टैक्स रेट कितना यहाँ पे, टैक्स रेट 25, तो यानी कि 0.75 हो गया। तो 700 इंटू 0.75 कितना निकल के आएगा, 700 इंटू 0.75, ये आ गया मेरे बच्चे 525। चलिए फटाफट देखेंगे, मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है बट यहां फटाफट देखेंगे मेरे साथ। कैश फ्लो हमारे पास कितना निकल के आएगा, तो 525 यानी कि नोपैट प्लस आपका नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश यानी कि डेप्रिसिएशन को ऐड कीजिए,
ये हमने कितना 120, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बता रहा आपका, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे आप 100 यहाँ पे आपका, तो कितना आ गया 545 का अमाउंट निकल के आया। कोई डाउट इसमें? फिर कहता है FCFF निकालिए। FCFF बताइए क्या निकल के आएगा, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। तो जो फ्री कैश फ्लो टू द जो कैश फ्लो हमारा होता है 545, इसमें से हम माइनस करते हैं क्या, कैपेक्स। 545 माइनस कैपेक्स कितना यहाँ पे 180, तो 545 में 180 को माइनस कीजिए, बताइए कितना आ गया 545 माइनस आपका 180, यहाँ पे 365 का अमाउंट निकल के आ गया, 365 का। एंड FCFE का अमाउंट क्या निकल के आएगा, ये 365 लेंगे। इसके बाद मेरे बच्चे नेट डेप्ट इशूड, अगर डेप्ट इशू ज्यादा है तो पैसे आए होंगे, प्लस कर दो, कितना प्लस कर देंगे 50 आपका नेट करके, और आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ बता रहा है 80, लेकिन हम लेते हैं नेट ऑफ टैक्स, तो 80 इंटू 0.1 माइनस 0.25 यानी कि 0.75, तो 60 पे किया होगा, माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 355 का अमाउंट। और इन्हीं चीजों को मेरे बच्चे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ये देखिए आप, ये आपका कैलकुलेशन मैंने कहीं दिखाया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिखाया क्या, अच्छा यहाँ पे आपका खामोखा बताया जा रहा था। 525 यहाँ पे आ गया, 545 ये आ गया, 365 ये आ गया, 355 का अमाउंट आपका ये निकल के आ गया। इन चारों का कैलकुलेशन मैंने दिखा दिया। अब कहता है कि वैल्यू ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन CF, कहता है कि CF यानी कि जो आपका कैश फ्लो है, ये देखिए हमारा कैश फ्लो कौन सा था, कैश फ्लो था ये, इसके बेसिस पे बताइए कि बिजनेस का वैल्यूएशन कितना है। तो क्या आपको हर एक साल कुछ बता रहा क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं, तो हम यही मानेंगे कि भैया ये जो हमने एक्सपेक्ट किया वो आपका इनफिनिटी चलेगा, यानी कि हम इसकी टर्मिनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 545 को क्या करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि आपका कितना था 10% से आप इसको इंटू 100/10 कीजिए, यानी कि 5450, तो 5450 का अमाउंट निकल के आ गया। मैं क्यों समझा रहा हूं, अब सब आपको ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये देखो आपका यहाँ पे हमने 5450 की वैल्यू निकाल दी। अगर कहता है कि भैया बेस्ड ऑन FCFF निकालिए, तो हम क्या करेंगे, FCFF का अमाउंट लेंगे, फिर आपका वही करके आपका वो निकाल लेंगे। और कहता है कि हाँ, अब ये देखो यहाँ पे हमें समझना होगा, वैल्यू बेस्ड ऑन आपका CF निकाल दिया, FCFF निकाल दिया, CF निकाल दिया, FCFF। अगर वैल्यू बेस्ड ऑन आपका कहता है कि FCFE निकालिए, FCFE, तो हम क्या करेंगे, इसके थ्रू आपका बढ़ जाएंगे। नाउ अब यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिए, दो ही पे बोला था, दो ही पे वैल्यू ऑफ बिजनेस हमेशा क्या करेगा, CF और FCFE पर निकाला हमने, ठीक है। अब C में कहता है कि वैल्यू ऑफ बिजनेस व्हेन ग्रोथ रेट, मेरे बच्चे जब भी क्वेश्चन में ग्रोथ रेट हो तो मुझे बताएं क्या करेंगे। ग्रोथ रेट में हमारे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आता है, और उस चेंज में क्या, जो भी नीचे में आपने लिखा हुआ है, जैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट, जी है ना, जी से ग्रोथ रेट आपका। तो उस केस में ये देखिए हमने C का 1, अगर CF के बेसिस पे निकाल रहे हैं तो हमने क्या किया, कैश फ्लो ऊपर लिखा, यानी कि वही 545 का अमाउंट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था 10 आपका 10, और G क्या था आपका यहाँ पे 5%, तो 10 माइनस 5 हो गया, तो नीचे में 5 इंटू 100 आपका ये निकल के आ गया 10,900 का अमाउंट। क्लियर, यहाँ पे परसेंटेज मत डालना, हमने सिर्फ उसका रेट लिखा हुआ है, WACC कितना 10, ग्रोथ का रेट कितना 5, तो 10 माइनस 5 नीचे आ जाएगा, वैल्यू आपका बढ़ेगी। ग्रोथ फैक्टर जब होगा तो नो डाउट कि बिजनेस का वैल्यू ज्यादा होता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा निकल के आना शुरू हो जाएगी। अगर बेस्ड ऑन FCFF कह रहा आपका और ग्रोथ फैक्टर बताएगा, तो ग्रोथ फैक्टर में क्या होता है, अगेन यहाँ पे सिर्फ माइनस G हो जाता है और वैल्यू आपकी इतना निकल के आ जाएगी। तो ये चीजें आपने अब सीख लिया, ग्रोथ फैक्टर वाला भी बता दिया मैंने आपको यहाँ पे। इसके बाद मेरे बच्चे अब क्या बोल रहा है, अब चेक कीजिए, यहाँ पे हमने C कर लिया, D पे आप आइए, वैल्यू पर शेयर बोलता है कि बताओ क्या होगा, बेस्ड ऑन FCFF, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, फर्म के पास जो कैश आ रहा है उसके बेसिस बोलता है कि बताओ वैल्यू पर शेयर क्या निकल के आएगा, और अगर ग्रोथ रेट आपका 5% है तो अब वैल्यू पर शेयर आपका। तो मेरे बच्चे FCFF के बेसिस एंड ग्रोथ के मुताबिक आपने क्या किया था, बिजनेस का वैल्यू तो निकाल लिया था। ये देखिए आप यहाँ पे बिजनेस का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया था, FCFF एंड ग्रोथ फैक्टर के बेसिस पे हमारा बिजनेस का वैल्यू कितना आया था, 7300। हमें निकालना क्या है, आपका वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, इक्विटी। तो जो बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस का जो वैल्यू निकल के आया, बिजनेस में आपका पैसा किसका किसका लगा हुआ है,
ऑनर का लगा हुआ है, डेप्ट का पैसा लगा हुआ है, तो आप इसमें क्या कीजिए, डेप्ट को हटा दीजिए, डेप्ट को हटा दीजिए, हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी मतलब जो इक्विटी वालों का वैल्यू कितना निकल के आया, और वैल्यू ऑफ इक्विटी को मेरे बच्चे नंबर ऑफ इक्विटी जो 50 लाख था, 50 लाख सारे फिगर लैक्स में है, तो 50 से डिवाइड करो, आपका इक्विटी शेयर पर शेयर वैल्यू निकल के आ जाएगा। हमने क्या किया, एफसीएफएफ से क्या निकाला, वैल्यू ऑफ फर्म मतलब बिजनेस का पूरा वैल्यू, बिजनेस के वैल्यू में से डेप्ट को हटा दीजिए, इक्विटी का निकल के आ जाएगा, इक्विटी को नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कीजिए, इक्विटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, अगर हम एफसीएफएफ से प्रोसीड करते हैं तो, और अगर हम प्रोसीड कर रहे हैं वैल्यू पर शेयर निकालना बेस्ड ऑन एफसीएफई, फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी, फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी, अगर इससे हम बढ़ रहे हैं आपका फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी, तो ये तो इक्विटी का जो कैश है उससे इक्विटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एफसीएफई हमें पहले निकालना होगा। एफसीएफई हम निकाल चुके हैं, ये सर एफसीएफई हमारा कितना निकल के आया था, 355 आया था ना बच्चे, ये सर, तो 355 हमारा एफसीएफई था। 355 को से आप क्या कीजिए, वैल्यू निकालिए कंसिडरिंग ग्रोथ रेट आपका। याद रखना, जब हम यहां पे निकालते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी, जब हम एफसीएफई लेंगे तो इक्विटी का, तो इक्विटी की वैल्यू निकल के आएगी। वैल्यू ऑफ जब हम इक्विटी निकालते हैं तो बताइए हमने क्या सीखा हुआ है जी, यहां पे मेरे बच्चे ये जो 355 लिया जाएगा, यानी कि एफसीएफई डिवाइड बाय ये इक्विटी का है, इक्विटी का, बिजनेस का नहीं है। तो हम जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि आपका इक्विटी के ही कॉस्ट से डिवाइड करते हैं। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, यानी कि 12.5। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 12.5 से, लेकिन ग्रोथ फैक्टर होगा तो -5 आपका, और इनटू आपका 100, ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, मतलब वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी निकल के आ जाएगा। वही काम किया मेरे बच्चे, ये देखिए आप यहाँ पे आपने एफसीएफई लिया तो केई माइनस जी किया आपने, केई माइनस जी इनटू 100, तो आपका ये निकल के आ गया। और इक्विटी शेयर की वैल्यू को निकालने के लिए नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कीजिए, वैल्यू निकल के आ जाएगा। मैं दोबारा एक बार फटाफट डिवीजन करेंगे। अगर बिजनेस एफसीएफएफ से निकाल रहे हैं तो पूरे बिजनेस की वैल्यू निकलेगा, डेप्ट को माइनस कीजिए, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कीजिए, निकल के आ जाएगा। जब एफसीएफई से कर रहे हो तो इक्विटी की वैल्यू है ना, इक्विटी का फंड है, तो इक्विटी का फंड, इक्विटी का कैपिटल, इक्विटी का ग्रोथ रेट इनटू 100, इक्विटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कीजिए, वैल्यू पर शेयर निकल के आ जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। तो ये सारी बातें फटाफट 1.5-2 घंटे, 2 घंटा क्या 1.5 घंटे में रिवीजन करा रहा हूं, मस्त तरीके से आपका रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चे, आपका डिस्काउंटेड मॉडल जो है वो भी हमने यहां पे कर लिया। इसके बाद मैं एक बार दिखा दूं स्टार्टिंग से हम लोग क्या क्या पढ़ते चले गए, क्या क्या रिवीजन होते चला गया, क्या क्या अभी बचा है। अब ये खत्म होने वाला कुछ रहा नहीं, क्योंकि मेन सारी चीजें हमने देख लिया। हम लोगों ने क्या क्या बच्चे, ये तो हमने खत्म कर ही लिया, हमने ये खत्म कर लिया, हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो को खत्म कर लिया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो को खत्म कर लिया। कैश फ्लो सीएफओ, एफसीएफएफ हो चाहे एफई हो, उसको हमने डिस्काउंट करके वैल्यू निकाल दिया। अब हम डिस्काउंटेड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की बात कर रहे हैं। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से हम अगर यहाँ पे वैल्यू को निकाले तो किस तरीके से करते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं आपका, है ना। ये सब छोटे छोटे मेथड है, सिंपल मेथड आपके हैं, है ना। अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस ऑलरेडी किए हुए, आप सबने किए हैं एक्चुअली। मैं उनको अब सबको एक रिवीजन करा देता हूं ताकि सारी बातें दिमाग में बैठ जाए, और इन सब से क्वेश्चन आएगा तो मजेदार क्वेश्चन होगा, मतलब कुछ है नहीं इसके अंदर में। ठीक है ना। तो आइए अब हम चलते हैं यहाँ पे अगला, और ये रहा हमारा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से मेरे बच्चे जब हम निकालते हैं आपका, अगेन यहाँ पे 2 बातें होंगी, या तो कांस्टेंट डिविडेंड आपका होगा, कांस्टेंट डिविडेंड होगा, या फिर ग्रोथ फैक्टर होगा। जब कांस्टेंट डिविडेंड होगा तो आपको क्या करना है कि डिविडेंड पर शेयर पता कर लेना है। डिविडेंड पर शेयर मतलब डिविडेंड पर इक्विटी शेयर, और जब डिविडेंड पर इक्विटी शेयर है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से आपका डिवाइड कर देंगे, वैल्यू निकल के आ जाएगा। मान लो डिविडेंड पर शेयर आपका क्या है जी, ₹8, यहाँ पे ₹8, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान लो कहता है कि आपका यहाँ पे सपोज दैट 10% है, तो 10 से डिवाइड, अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं, इनटू 100 कर देंगे, आप यहाँ पे सही कर लीजिए, और आपको 100 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे।
है ना। तो के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और अपने में का मतलब होता है कि जो परसेंटेज इंटू आपका 100 ऊपर चला जाता है ना। जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है तो 10/100 है तो 100 क्या यहां चला जाएगा, तो मीनिंग वही निकल के आ जाता है। यहां पे अगर मान लो ग्रोथ फैक्टर क्वेश्चन बता देगा तो डिविडेंड पर शेयर पता कीजिए, नाउ के माइनस जी हो जाएगा ग्रोथ रेट आपका, और नो डाउट कि यहाँ पे 100 है आपका शेयर की पूरी वैल्यू को निकालने के लिए। यहाँ पे लिख दिया मैंने, के इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड जी इज द ग्रोथ रेट आपका, एंड दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन गॉर्डन मॉडल ऑफ शेयरिंग प्राइस। तो एग्जाम में ये भी आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि भैया ये जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है ये आपका किसके ऊपर बेस्ड है, तो गॉर्डन मॉडल के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए बनता ही आपको, ठीक है ना। अब इन बातों को समझाने के लिए भी मैंने क्वेश्चन आपके पास रखा हुआ है। अर्निंग फॉर इक्विटी 5 लाख कहता है, डिविडेंड हम 70% इसका पे करते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो 5 लाख का 70% यानी कि 3,50,000 का हम डिविडेंड पे करते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी हमारे पास 35,000 है, इनको हमने 35 से डिवाइड किया तो डिविडेंड पर शेयर निकल के आ गया। ग्रोथ रेट दिया है, ग्रोथ रेट तो कोई बात नहीं, डिविडेंड पर शेयर हमने लिखा यहाँ पे कितना जी 10। नीचे में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि के 15 - 5 × 100 आपका शेयर की वैल्यू निकल के आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बोलते हैं। ये भी हो गया आपका, ठीक है ना। और एक आपका मेंटेनेबल प्रॉफिट बेसिस, ये तो मैंने आपको क्लास में बताया था, अभी दोबारा बता दूं कि वो जो अर्निंग कैपेसिटी था ना, यील्ड के अंदर में अर्निंग कैपेसिटी एग्जैक्टली सेम है। पता नहीं क्यों एक नया मेथड उन्होंने नाम दे दिया है, एग्जैक्टली सेम है। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे अर्निंग फॉर इक्विटी लिखा, डिवाइडेड बाय, वहां पे हम क्या लेते थे जी, कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन है ना। कैपिटलाइजेशन क्या, इक्विटी का ही था, तो यहाँ पे हम वही के ही ले रहे हैं, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। मतलब ये कुछ भी नहीं है, इक्विटी के लिए कितना अर्न कर। डिविडेंड वाले में क्या था जी, हम डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है कि अर्निंग पर शेयर है, अगर एक शेयर पे निकालते हैं तो मान लो एक शेयर पे जो अर्निंग आपका, अर्निंग फॉर इक्विटी आपका वो ₹20 निकल के आया। ईपीएस है बच्चे, ये ईपीएस है। के ही मान लो आपका चल रहा 15% इंटू आपका 100, तो आपका वो वैल्यू निकल के आ जाएगा, है ना। तो वही चीज आपको दिखाया जा रहा, ठीक है ना। और पर शेयर पे निकाला, अगर टोटल पे निकाल लिया, अगर टोटल पे निकाला, टोटल अर्निंग के ऊपर में, तो टोटल निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एग्जैक्टली ये सेम है, एग्जैक्टली सेम है जो आपने ऊपर में अभी पढ़ा था ना, यील्ड मेथड में अर्निंग कैपेसिटी, एग्जैक्टली सेम, और कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस सब कुछ सेम आपका यहाँ पे। चलिए इसके बाद अब हम आ जाते हैं लास्ट में, और लास्ट हमारा क्या है, मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच क्या करता है कि हम लोग अपने, ये इसमें मैंने क्लास में आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन कराए हैं आपको, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा रहा हूं इसको सारे बच्चे चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं चाहे कोई भी, इसको जरूर करके आप चले जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे एक क्वेश्चन में इस मेथड से अगर आया तो आपके इंस्टीट्यूट के पास कोई नया क्वेश्चन नहीं होगा, यही क्वेश्चन एज इट इज डालेंगे, और कम से कम 8 से 12 मार्क्स के अंदर में इसका आपको मार्क्स देके जाएंगे वो इस क्वेश्चन के अंदर में। तो आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। मार्केट अप्रोच में क्या होता है कि जैसे सीओसी है, एजुकेशन सेक्टर में है, तो एजुकेशन सेक्टर में जितनी सारी कंपनियां हैं ना, उनको कुछ बेस लेते हैं मार्केट के अंदर जो ऑपरेट करते हैं, और उस बेस को हम आपका ध्यान में रखते हुए हम इनके शेयर की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, ये देखिए आप यहाँ पे मैं बताऊं आपको, इसको मैं समझाने के लिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लेना है, पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या बता रहा है यहाँ पे हमारा। कहता है कि एक्स लिमिटेड हैज ईपीएस ऑफ 12 एंड नंबर ऑफ शेयर्स कहता है कि 1000 है, 1000। तो बच्चे 12 ईपीएस एंड 1000 शेयर्स, ठीक है। यानी कि आगे पढ़ते हैं बाद में। कैश फ्लो जो अभी हमने देखा, सीएफ एफसीएफएफ जो हम लोग जानते हैं, तो कैश फ्लो इस कंपनी का जो आ रहा है वो 15,000 है, और सेल्स इनका 80,000। ये एक्स लिमिटेड का डिटेल बता रहा है। फिर कहता है कि फाइंड वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ सिमिलर अदर कंपनी एज प्रोवाइडेड। मार्केट अप्रोच क्या करता है बच्चे कि एक मार्केट में जो 4-5 कंपनियां, एक इंडस्ट्री में जो 4-5 कंपनियां होती हैं, तो दूसरे कंपनी का परफॉर्मेंस से उनके शेयर की वैल्यू मार्केट में क्या है, उससे उसको कंपेयर करते हुए हम अपनी कंपनी का शेयर का वैल्यू निकालते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का है, इसमें 4 कंपनी आपकी है, इन चारों कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो, सेल्स दिया हुआ है, और अगर ये कंपनी ए इतना उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, इतना कैश फ्लो आता है, इतना सेल्स होता है, तो इनकी जो वैल्यू, इस कंपनी की वैल्यू मार्केट में कितने की है, 150 की।
मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको बोलते हैं। कंपनी बी का पैट अगर इतना है, सीएफ इतना है, सेल्स इतना है, तो इनकी वैल्यू मार्केट में इतने की है। ऐसे चारों ही कंपनी का बता रहा आपको, चारों ही कंपनी का। तो कहता कि बताओ एक्स लिमिटेड के शेयर की वैल्यू क्या होगी। आपको एक चीज ध्यान देना होगा, अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पैट, सीएफ और सेल्स है तो इस कंपनी का भी पैट, सीएफ और सेल्स होना चाहिए। यहाँ पे हमें सीएफ तो दिख रहा है इस कंपनी का, सेल्स दिख रहा है, पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, तो इसका जो ईपीएस है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 12,000, यानी कि और कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हम मान लेंगे कि 12,000 ही इस कंपनी का अर्निंग फॉर इक्विटी रहा होगा, यानी कि और उसी से हमने काम पड़ा होगा, मतलब कि अर्निंग फॉर इक्विटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, हम लोगों ने क्लास में 3-4 क्वेश्चन आई थिंक इसके जैसे किए हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर देख के चले जाएंगे और हाथ से प्रैक्टिस एक बार आज कर लेना जरूर। चारों ही कंपनी के मेरे बच्चे पीएटी, सीएफ एंड सेल्स आपका है और मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, पहले कंपनी ए की बात करते हैं। कंपनी ए का मार्केट में जो इनकी वैल्यू है, मतलब इनकी इस कंपनी की जो वैल्यू है और पीएटी का जो रिलेशन है, इनका अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना होता है तो कंपनी की इतनी वैल्यू है। तो ये रिलेशन कितना चल रहा है हम पहले उसको पता करेंगे। इसका नाम दे देंगे M1। M1 क्या है जी, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय पीएटी आपका, तो ये आ गया 7.5। ये 7.5 रिप्रेजेंट करता है कि अगर इनका जितना भी पीएटी है उसका 7.5 टाइम्स इनका मार्केट में वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका चल रहा है, वो 7.5 आ गया। उसी तरीके से हमने M2 नाम दे दिया, ये M1 की जगह पे A1 A2 भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो M2 हम लेकर आते हैं, जिसमें कि हमने क्या किया, सेकंड जो यहाँ पे आपका वैल्यू है यानी कि CF, इसका रिलेशन हमने इससे चेक किया तो वो निकल के आ गया 6 आपका MC डिवाइड बाय CF। उसी तरीके से सेल्स अगर आपका इतना है और मार्केट में अगर वैल्यू आपकी इतनी तक है तो इसका कितना मल्टीप्लिकेशन में है 1.25, हमने तीनों का निकाल लिया। ऐसे ही मेरे बच्चे ABCD चारों ही कंपनी का हमने क्या किया जी, ये एक रिलेशन पता किया कि इनके पीएटी, इनका सीएफ, इनका सेल्स से इनका जो मार्केट में वैल्यू है आखिर उनका क्या रिलेशन है वो हमने निकाला, चारों ही कंपनी का मेरे बच्चे, चारों ही कंपनी का। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम एक एवरेज निकालेंगे चारों ही कंपनी का, क्योंकि इस इंडस्ट्री में 5 कंपनी है, 4 ये और एक हमारी कंपनी यानी कि एक्स लिमिटेड, तो 4 कंपनी का जो आपका अलग अलग है ना बच्चे, हम इससे क्या करेंगे, इनका एक एवरेज निकालेंगे, जिस एवरेज से हम अपनी कंपनी को कंपेयर करके अपनी कंपनी का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 2 3 चारों को ऐड करो एंड 4 से डिवाइड करो तो ये आपका निकल के आ गया 9.27। सर डेसिमल के बाद कितना लेंगे, कितना भी ले सकते हैं, बट छोटा फिगर होता तो एटलीस्ट 3 तो जरूर लेते हैं आपका, है ना, बाकी आप कितना भी ले सकते हैं। फिर उसी तरीके से M2 में हमने क्या किया जी, निकाला, इन चारों को ऐड किया, 4 से डिवाइड किया और M3 का मतलब तीनों का हमने क्या किया, एवरेज निकाल दिया। तो ऐसे कह दो कि चारों ही कंपनी का जो फर्स्ट रिलेशन है उनका आपका पीएटी और एमसी का, उसका हमने क्या किया, एवरेज निकाला, M2 M3 तीनों बेस का हमने एवरेज निकाला। अब उसके बाद हमने क्या किया जी, अब जो हमारी कंपनी है यानी कि आपका एक्स, हमने उसका चेक किया, उनका हम बेस क्या लेंगे जी, पीएटी का चल रहा ना, ये पीएटी का बेस चल रहा है, ये सीएफ का चल रहा है, ये सेल्स का चल रहा है। तो इन तीनों ही कंपनी का आपका यहाँ पे पीएटी कितना, एक्स का पीएटी कितना है 12,000 मैंने निकाला था, 1,000 इंटू 12, आपका सीएफ कितना 15,000 और सेल्स कितना 80,000। तो उस केस में अगर ऐसा है तो इनके इसके बेसिस पे आपके शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी कि अगर ये हमारा मल्टीप्लायर निकल के आ रहा है, ये मल्टीप्लायर निकल के आ रहा है, तो 12,000 अगर हमारा यहाँ पे पीएटी है तो हमारे शेयर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 12,000 इंटू ये निकल के आपका आ गया। उसी तरीके से 15,000 इंटू ये निकल के आया, यानी कि तीनों ही बेसिस पे हमारे शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी वो हमने क्या किया, यहाँ पे निकाल दिया। मेरे बच्चे अब हमें क्या करना है, ये पूरे कंपनी की वैल्यू निकल के, पूरे शेयर्स की वैल्यू, सारे शेयर्स की वैल्यू, हमारे कंपनी में कितने शेयर्स थे आपके, हमारे कंपनी में 1,000 शेयर्स थे, तो ये 1,000 की वैल्यू निकल के आ गई। फिर इन सारी वैल्यू को हम क्या करते हैं, 1,000 से डिवाइड करते हैं तो पर शेयर वैल्यू निकल के आई, ये आ गया, लिखा मैंने वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन द बेस वैल्यू आपका वो निकल के आया तीनों का। क्या एक कंपनी के 3 वैल्यू होगा, नहीं सर एक ही वैल्यू होगा। तो हमारा एक वैल्यू जानने के लिए हम इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ गया और यही हमारे शेयर की वैल्यू निकल के आ गई। एवरेज वैल्यू पर शेयर आपका ये निकल के आया। ध्यान रखना, हमेशा इसको आपको 5 मिनट का समय लगा के
इसको जरूर आप हाथ से प्रैक्टिस कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि मतलब एग्जैक्टली जैसे आप ये जो हमने यहाँ पे लिखा आप इसको यहीं लिखिए, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं। इसको चाहो तो दो अलग अलग टेबल बना सकते हो, यहाँ तक एक टेबल और इसके बाद आपका दूसरा टेबल। लेकिन ये पूरा का पूरा मेरे बच्चे प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। बहुत सिंपल है। हम लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्री में जो 4 कंपनियां हैं उनके जो डिफरेंट यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन है, हो सकता है वो चौथा कुछ और भी दे देता, FCFF भी दे देता। तो जितने भी इंफॉर्मेशन देगा मार्केट कैपिटलाइजेशन से उनका हम क्या करेंगे, रिलेशन पता करेंगे। फिर हर एक का आपका M1 का हम एवरेज निकालेंगे, यानी कि चारों कंपनी का क्या रिलेशन चल रहा है उसका एवरेज, M2 का एवरेज, M3 का एवरेज। फिर उस एवरेज से हम अपने हमारी कंपनी में जो आपका PAT है, हमारे कंपनी में जो CF है और हमारे कंपनी में जो सेल्स है उससे मल्टीप्लाई करके अपनी कंपनी का वैल्यू निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके हम पर शेयर वैल्यू निकालेंगे और इस तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करके हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, हमारी कंपनी की वैल्यू निकल के। यही काम करना है यहाँ पे, यही काम करना है। और इस तरीके से मेरे बच्चे हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमने एंड किया। यानी कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जो हमारा है उसको हमने प्रॉपर तरीके से रिवाइज किया। एक बार जल्दी से देख लेता हूं ऊपर से कुछ बचा तो नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से एक एक कॉन्सेप्ट का प्रॉपर रिवीजन करा चुका हूं, जिसको रेगुलर क्लासेज में हम लोगों ने आई थिंक 10-12 घंटे डिवोट किए थे। मुझे याद है 10 से 12 घंटे डिवोट किए थे, उसको हमने 1-1.5 घंटे में रिवीजन किया इसका। तो हमारा नेट एसेट्स अप्रोच खत्म हो चुका है। नोशनल कॉल की कहानी सिर्फ इसके अंदर होगी और किसी के अंदर नहीं होगी। इसमें हम नोशनल कॉल करते, बाकी किसी में नहीं। यील्ड मेथड हमने देखा, फिर हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिविडेंड डिस्काउंट, मेंटेनेबल प्रॉफिट देखा, जो कि एग्जैक्टली आपका ये होता है और कुछ भी नहीं होता, सेम चीज आपका है। मार्केट अप्रोच के अंदर में मार्केट को से कंपेयर करके हम अपने कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालते हैं, ये भी मैंने बता दिया। एक एक क्वेश्चन का, एक एक कॉन्सेप्ट का प्रॉपर रिवीजन करा चुका हूं, कुछ भी नहीं बचा मेरे बच्चे। एक ही रिक्वेस्ट है, वो भी रिक्वेस्ट आपके लिए कर रहा हूं कि जो रेगुलर क्लास में जितने सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हैं उनको जरूर एक बार आप अपना आज ही इसको देखने के बाद आप प्रैक्टिस कर जाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा। इन केस कहीं कोई डाउट होता है तो मुझसे डाउट सेशन पे बात करेंगे। अगर मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं तो बाकी बच्चे किसी तरीके के डाउट अगर इसमें पाते हैं तो आप कमेंट में यहाँ पे आप रिप्लाई करें, जरूर मैं आपको रिप्लाई करूंगा अगर आपका डाउट मुझे समझ में आ गया तो। ठीक है ना बच्चे, तो इसको मैं एंड करता हूं। अगला जो हम सेशन जिस पे हम काम करने वाले हैं आपका रिवीजन पे, वो है आपका 110 पे काम करूंगा जल्द से। अभी 5-6 दिन के अंदर मैं उसको भी लेकर आऊंगा और मस्त तरीके से इस पर एग्जाम देना है मेरे बच्चे। बहुत बेहतर एग्जाम देने वाले हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले मैं जानता हूं। आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Fondesh. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. पहले मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very thorough answer to the accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।